हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली क्लास में अपन जो इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, तो उसी चैप्टर 1 को आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक की क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी का स्टेट बनाना है, तो उसके लिए हमें 7 स्ट्रेटेजिक पिलर्स जो है उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। वो थे कि एवरी स्मार्ट सिटीजन प्लान्स फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर। ई का मतलब था इकोनॉमिक ग्रोथ, स्मार्ट का मतलब, एस का मतलब था सेक्टोरल ग्रोथ, सिटीजन सी का मतलब था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजीगत जो है वो निवेश ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। पी का मतलब था प्राइस स्टेबलाइजेशन, मूल्य स्थिरीकरण। एफ का मतलब था फिजिकल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल, एक और एफ का मतलब था फाइनेंशियल सर्विसेज। और आई का मतलब था इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसके बाद हमने कुछ एक परिभाषाएं जो देखी थी, जीएसडीपी क्या होता है, जीएसवीए क्या होता है, वो सारी बातें। तो जीएसडीपी क्या होता है, निश्चित अवधि में, घरेलू सीमाओं में, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, बाजार मूल्य, है ना। ये अंतिम मूल्य के बजाय क्या लिखेंगे, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना। उसके बाद में जीएसवी क्या था, तो जीएसवी हमने कहा था जी, या फिर उससे पहले हम यदि एनएसडीपी देखें तो जीएसडीपी क्या था, तो निश्चित वर्ष में, एक निश्चित अवधि के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है बाजार मूल्य क्या कहलाता है, जीएसडीपी कहलाता है। एनएसडीपी को क्या देखा था, जीएसडीपी में से क्या कर दो, डेप्रिसिएशन कम कर दो। पर कैपिटा इनकम की डेफिनेशन क्या देखी थी, एनएसडीपी डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। जीएसवी की क्या देखी थी, तो इसमें जीएसडीपी में से टैक्स घटा दो, सब्सिडी जोड़ दो, ठीक है ना। इसके आधार पर हमने क्या देखा था, स्थिर मूल्यों पर कितना है और जो है प्रचलित मूल्यों पर कितना है, ठीक है ना, कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस। यहां पर हमने देखा था 9.06 लाख करोड़। कितना देखा था, 9.06 लाख करोड़। फिर देखो हमने कहा था थोड़ा सा कम कर दो, 8.22, और कम कर दो 7.96। इसको इसी क्रम में याद रखना, 9.06, 8.22, 7.96। इधर क्या आ जाएगा, 17.04, 15.70, 15.25, 17.04, 15.70, 15.25। वृद्धि दर की बात करें, 8 से थोड़ा सा कम, 8 से थोड़ा सा ज्यादा, 7 के आसपास, 7.82, 8.03, 6.29। क्या, 8 से थोड़ा सा कम, 8 से थोड़ा सा ज्यादा, 6-7 के आसपास। इधर आ जाओ, 12 से थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा ज्यादा, बीच में 11, यानी कि 12.02, 12.23 और 10.8। याद है। फिर हमने बात याद किया था पर कैपिटा इनकम, फॉर्मूला क्या था, एनएसडीपी डिवाइड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन। और उसमें हमने क्या देखा था, तो हमने यहाँ पर देखा था कि राजस्थान की जो है स्थिर मूल्यों पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, 96,000। और भारत की बात करें तो 1,85,000, सॉरी, प्रचलित मूल्य पर बात करें तो 1,85,000। भारत की बात करें तो भारत वाली में हमने कहा था यहाँ पर तो 1,12,000 आ जाएगी, 16,000 बढ़ाया था, और यहाँ पर जो वो 2 लाख कर दिया था। याद है, राजस्थान वाली 96,000 का लगभग लगभग डबल के आसपास किया था, यानी कि 1,85। इधर जो वो 1,12,000, और इधर क्या आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है ना। प्रतिशत में बात करें तो ये 7% की वृद्धि से हो रहा है, और ये 11% की वृद्धि से ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। तो यदि ये सारे प्रतिशत अपन देखें, 7.82, 6.29, 8.03 और 7, यानी कि इसको 8 मान लो, इसको 8 मान लो, इसको 6 और इसको 7, ऐसे इसको 12, इसको 12, इसको 11, इसको 11। ये दोनों एक जैसे से हैं, ये दोनों एक जैसे से हैं, ठीक है ना। तो ये 4 जो है डेटा अपन ने याद किए थे। फिर इसके साथ साथ हमने इस डेटा को भारत से भी कंपेयर किया था। जो भारत की जीएसडीपी वाला जो डेटा है, उसको किसके साथ कंपेयर किया था, भारत के साथ में भी हमने जो कंपेयर किया था कि इंडिया की जो जीएसडीपी है वो कितनी है, इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी है, स्थिर मूल्यों पर 184 लाख करोड़। कैसे याद, देखो याद कैसे किया था, इधर कितनी थी, 9 लाख करोड़, इसका लगभग 20 गुना, यानी कि 184। और इधर जो कितना, तो लगभग 140 और जोड़ दो, 324 लाख करोड़। प्रतिशत में कितना हुआ, तो राजस्थान का योगदान कितना हुआ, तो हमने कहा था देखो 184 का यदि 10% होता तो 18.4, 5% होता तो 9.2, लेकिन 9.06 है, यानी कि 4 से थोड़ा सा कम, यानी कि 4.90%। ऐसे ही 324 यानी कि 10% होता तो 32.4, 5% होता तो 16.2, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 17.04 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5.26%। स्थिर मूल्यों पर योगदान 4.90%, और प्रचलित मूल्यों पर योगदान कितना है, 5.26%। ग्रोथ रेट तो इंडिया की 6% और 9% के हिसाब से आ जाएगी, 6% और 9% के हिसाब से आ जाएगी। ये सारी बातें पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या पढ़ा था, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि कितना था, 4,48,061 करोड़ रुपए। कितना था, 4,48,061 करोड़ रुपए।
ठीक है, कितना प्रतिशत था जीडीपी का? 29.45%। ठीक है, यदि यदि ये याद रह जाए तो और अच्छी बात है, नहीं याद रहे थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेना कि 17.04 में से 4.48 लाख, लगभग चौथे हिस्से से थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी कि 29.45%। जीएफसीएफ के अंदर प्राइवेट सेक्टर का योगदान कितना था? तो 78% था। और निजी क्षेत्र का कितना था? तो सॉरी, प्राइवेट सेक्टर का 78% था, और जो सरकारी जो है, पब्लिक सेक्टर जो है, उसका 21% के आसपास था। कौन से 5 सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान था? आपकी कृपा से ही मैन्युफैक्चरिंग की है, तो यानी कि कृपा, सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, आर का मतलब रेजिडेंशियल, पीए का मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड वाली और अनरजिस्टर्ड वाली। उसके अंदर भी जो है वो हमने याद किया था 2 लाख करोड़, 84,000, 54,000, इस तरीके से नंबर भी याद कर लिए थे। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो डेटा हैं जीएफसीएफ तक के, ये सब हमने देखे थे। फिर उसके बाद में हमने ये भी बात की थी कि इस बार जो है उन्होंने स्टेट वाइज, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी दिए हैं। इस बार उन्होंने क्या किए थे? डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी दिए थे। क्या दिए थे डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा? तो जीएसडीपी का डेटा दिया था, और एक आपके डेटा दिया था जो है वो पर कैपिटा इनकम का, जीएसडीपी का और पर कैपिटा इनकम का। तो जीएसडीपी का कैसे याद किया था? कुछ कर दिखाने का है जज्बा, कुछ कर दिखाने का है जज्बा, है ना, यानी कि जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। याद रखना कि अलवर जो है यहां पर ग्रोथ रेट हाईएस्ट है, भले ही वो स्थिर मूल्यों पर पूछ ले, भले ही वो प्रचलित मूल्यों पर पूछ ले, भले ही वो पर कैपिटा इनकम का पूछ ले, स्थिर मूल्यों पर कैपिटा इनकम का प्रचलित मूल्यों पर, सबके अंदर अलवर की जो ग्रोथ रेट थी वो क्या थी? हाईएस्ट थी। तो कुछ कर दिखाने का है जज्बा, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। याद है आपको? इसमें ग्रोथ रेट हमने क्या कहा था? ये इसकी क्या है? हाईएस्ट है। इधर चलते हैं, तो इधर जज्बा का थोड़ा सा उल्टा कर दो, क्या? जजब कर दो, जजब, गजब कर दिया, जजब गजब कर दिया। तो यानी कि यहां पर अजमेर ऊपर आ जाएगा, भीलवाड़ा नीचे आ जाएगा। ग्रोथ रेट यहां पर भी हाईएस्ट किसकी है? अलवर की है। ठीक है ना, तो ये अपन ने ये डेटा देखा था। फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम का देखा था। पर कैपिटा इनकम में हमने कहा था भाई साहब अलवर सबसे आगे है, उधर दोनों में जयपुर आगे था, यहां पर अलवर आगे है। यहां पर हमने कहा था अब और आज नहीं मानेंगे, अब नहीं मानेंगे और आज नहीं मानेंगे, अलवर और भीलवाड़ा, अलवर और जयपुर। ग्रोथ रेट इसमें भी अलवर की हाईएस्ट, इसमें भी अलवर की हाईएस्ट। ये हमने देखे थे जीएसडीपी के डिस्ट्रिक्ट के डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था मूल्य सूचकांक के बारे में। किसके बारे में पढ़ना शुरू किया था? मूल्य सूचकांक के बारे में। मूल्य सूचकांक में सबसे पहले हमने पढ़ा डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें कि होलसेल पर किस रुपए, किस रेट पर जो चीजें मिल रही है उसके आधार पर मूल्य सूचकांक के बारे में पता करना, महंगाई के बारे में पता करना। इसका बेस ईयर क्या होता है? 1999, 2000। कब निकाली जाती है? मंथली निकाली जाती है। कौन निकालता है? आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा निकाली जाती है। कितनी वस्तुएं ली जाती है? 154 वस्तुएं ली जाती है। उसमें से 75, 69, 10। 75 प्राइमरी प्रोडक्ट्स, 69 मैन्युफैक्चरिंग वाले और 10 फ्यूल वाले। 75 का 34% के आसपास योगदान, 69 का 49% के आसपास, और उसका जो है वो 16% के आसपास। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि किस में हुई थी? इसी में हुई थी, प्राइमरी वाले के अंदर। सबसे कम की बात करें तो ये माइनस में, ये 4.16 था, ये 1.46 था। 4.16 और ये 1.40, और यहाँ पर क्या? माइनस 1.45। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या देखी थी? वृद्धि देखी थी। ठीक है, तो ये डब्ल्यूपीआई के बारे में। डब्ल्यूपीआई का इस बार एक अलग से और निकाला गया, वो क्या था? खाद्य वाला, फूड वाला, और उसके अंदर हमने देखा कि लगभग जो 4% के आसपास की वृद्धि जो रही। ओवरऑल राज्य के अंदर डब्ल्यूपीआई में जो वृद्धि है 1.75% थी, और भारत के अंदर जो वो 1.72%, 1.72%। उसके बाद हमने बात की थी सीपीआई की। तो सीपीआई की बात करें तो 4 प्रकार के इंडेक्स यहां पर निकाले जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के इंडेक्स निकाले जाते हैं? तो वैसे तो बहुत सारे निकाले जाते हैं, पर सर्वे अपने वाले में 4 दिए गए हैं। एक इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, एक एग्रीकल्चर लेबर वाला, एक रूरल लेबर वाला, और एक आपके जो सीपीआई रूरल प्लस अर्बन संयुक्त वाला, है ना। इसका जो बेस ईयर है वो सबसे ज्यादा अपडेटेड है, तो 2016। इसका जो बेस ईयर है वो बहुत ज्यादा पीछे है, 1986-87। इसका भी जो बेस ईयर है वो 1986-87। इसको कौन निकालता है? तीनों को ही, वर्कर है, लेबर है तो लेबर ब्यूरो निकालता है, जो कि कहां पर है? तो वो चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है ना, तो ये बात अपन ने की थी।
उसके बाद आईडब्ल्यू के बारे में हमने ये भी कहा था कि इसका जो यूज है वो किस में किया जाता है, महंगाई भत्ता जो सरकार के द्वारा इंडेक्सेशन जो है उसके अंदर किया जाता है। जो सीपीआई है जो आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिशों के बाद जो है वो भारत की मौद्रिक नीति के निर्माण के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी की फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है, जो कि 4% ±2% का बताया गया कि इतनी भारत के अंदर महंगाई होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हमने यहां पर बात की थी कि इसमें वस्तुएं और सेवाएं दोनों को शामिल किया जाता है, वस्तुओं को और सेवाओं को दोनों को शामिल किया जाता है। अच्छा, ये कौन निकालता है, सीपीआर प्लस यू कौन निकालता है, तो इसको निकाला जाता है एनएसओ, या कई जगह पर आपको उसको देखने को मिलेगा सीएसओ इसके द्वारा। अच्छा, आईडब्ल्यू में एक बात और कही थी, पूरे भारत में कितने केंद्र है, तो हमने कहा था 88 केंद्र है। उसमें से राजस्थान में कितने हैं, 3 है। 3 कौन से हैं जिसका जेब पर प्रभाव पड़ता है, वही तो चेक कर रहे हैं। तो जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। क्या अजमेर नहीं है, नहीं, पहले अजमेर हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है, यहाँ पर अलवर दिया गया है। ठीक है ना। मेरे हिसाब से इतनी बातें पढ़ी थी, कोई एक आधी बात और रह गई होगी तो आप रिवाइज कर लोगे। ये बातें हुई थी, ठीक है। उसके बाद में अगली क्लास के अंदर, तीसरी क्लास के अंदर हमने पढ़ना शुरू किया था राजकोषीय प्रबंधन। राजकोषीय प्रबंधन के अंदर फिस्कल मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या किया, एक बार अपन देखो चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, लगेंगे 15-20 मिनट, लेकिन चीजें अच्छे से रिलेट हो जाए कि अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो राजकोषीय प्रबंधन, फिस्कल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने आय, व्यय और घाटा इस तरीके से पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने बात की थी प्राप्तियां, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट जो है उसको 2 भागों में बांटा था, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने वो कहा था कि जो एक तरीके से फायदे की है, फायदे की है इन द सेंस कि भाई ये ऐसी प्राप्तियां हैं जो कि किसी भी प्रकार से स्टेट की लाइबिलिटी को नहीं बढ़ाती है। एक वो प्राप्तियां हो सकती है जो कि बाद में आपके लिए नुकसान कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आपने लोन ले लिया, लोन ले लिया तो वो किस में आएगा, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, क्योंकि ये जो लिया गया पैसा है वो बाद में लाइबिलिटी बनता है, आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है। तो यहां पर हमने कहा था वे प्राप्तियां जो किसी प्रकार की देयता उत्पन्न नहीं करती है, किसी भी परिसंपत्ति को कम नहीं करती। इधर क्या आ जाएगा, ऑपोजिट। ये जो पैसा होता है वो रीपे करना, सॉरी, ये वाला पैसा रीपे नहीं करना होता, ये वाला पैसा रीपे करना पड़ता है। इसमें ये रिकरिंग है, रिकरिंग मतलब आवर्तीनुमा, बार बार आता रहता है, ये ऐसा कोई रिकरिंग नहीं है। ये सारी बातें पड़ी थी, एग्जाम्पल हमने इसके देख लिए थे। फिर हम आए थे इसके डेटा पर। राजस्थान की बात करें तो वर्ष 2023-24 के अंदर राजस्व प्राप्ति जो है वो 2,03,276 करोड़ रुपए थी। राजस्व प्राप्ति कितनी थी, 2,03,276 करोड़ रुपए। ग्रोथ कितनी थी, 4.25%। अब इस रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर और आगे हम चले थे तो 4 भागों में बांटा था, एक खुद के टैक्सेस, एक सेंट्रल जो टैक्सेस है उसके अंदर हिस्सेदारी, तीसरा सेंट्रल असिस्टेंस सहायता, चौथा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये 2,03,000 को हमने कहा था ऑन टैक्सेस, खुद के टैक्स प्राप्त हो जाते हैं कितने, 94,000 करोड़ के। केंद्रीय करों में सहायता मिलती है 68,000 करोड़ की, 94 68। केंद्रीय सहायता कितनी, 22,000, और कर भिन्न राजस्व कितना, तो 18,000 करोड़। ठीक है, इस तरीके से ही चारों चीजें प्राप्त होती है। तो यहां पर जो है वो 2,03,000 करोड़, यहां पर कितना, 94। यहां पर वृद्धि कितनी, 4%, यहां पर लगभग कितनी, 8%। अब इसके अंदर आगे चलते हैं तो सबसे पहले नंबर पर कंट्रीब्यूटर जो है वो है एसजीएसटी। सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलता है, एसजीएसटी से। कितना, 12.5% की वृद्धि हुई और 38,000 करोड़ था। दूसरे नंबर पर सेल्स टैक्स था, तीसरे पर स्टेट एक्साइज था, चौथे पर स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन था। 4S है ये, क्या है ये, 4S, एसजीएसटी, सेल्स, स्टेट एक्साइज और स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें, एसजीएसटी में। यहां पर वृद्धि कितनी, 4, यहां पर कितनी, लगभग 8, यहां पर कितनी, लगभग 12, 4 8 12। उसके बाद में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी हमने कहा था 2021 से 26 के बीच में 6.02%। ठीक है। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू राजस्थान के पास कहां से आता है, माइनिंग से आता है, और अन्य है, और पेट्रोलियम है, यहां से नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। ये सारी बातें की थी। फिर आते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स पर, तो हमने कहा था लोन सबसे ज्यादा लेते हैं पब्लिक फाइनेंस, लगभग 2,22,000 करोड़, इतना हमने लोन लिया। तो ये सारी बातें हमने की प्राप्तियों की। चिंता की बात क्या थी, चिंता की बात ये थी कि हमारे यहां पर ज्यादा क्या आना चाहिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, कम क्या आना चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो जीएसडीपी की तुलना में अनुपात में लगातार कम होती जा रही है पिछले 3 वर्षों से। 15.38% होती थी, 14.37% रहेगी, इस बार 13.36%। क्या चीज है ये, जीएसडीपी के अनुपात में राजस्व प्राप्तियां। उसके बाद में हमने जो प्राप्तियां हैं उसको इस तरीके से और बांटा था। हमने कहा था ये जो डेटा सर्वे में लिख के दिए गए हैं ये कब के हैं, तो 2023-24 के हैं। उसके बाद हमने कहा था 2024-25 के अंदर जो है वो 2,62,000 रेवेन्यू वाला प्राप्त हुआ, और ये 2,36,000 हुआ। टोटल कितना बन गया था, 498। बहुत सिंपल है, देखो इजीली याद हो जाएगा, 2,3 2,62 2,94, 2,3 2,62 2,94।
ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 236 और 242, तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 498, और ये यहाँ पर कितना तो 537। ये है 2024-25 का, ये है 23-24 का, और ये है 25-26 का अनुमान। ठीक है ना। उसके बाद रुपया कहां से आता है, तो हमने कहा ज्यादातर हमारा जो पैसा है वो आंतरिक उधार से आता है, 45% के आसपास तो उधार से आता है। अब किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि सर 45% कैसे हुआ, यहां पर तो ये तो है 2,03,000 और ये है 2,22,000, ये तो लगभग 55% हुआ। तो मैंने जो 45% बताया था वो इसके हिसाब से नहीं बताया था, तो किसके हिसाब से बताया था, मैंने बताया था इसके हिसाब से, 24-25 वाले और 25-26 वाले के हिसाब से। आप 24-25 और 25-26 के हिसाब से जो चीजों को देखोगे तो आपको ये मिलेगा कि लगभग 55% पैसा तो ये वाला है और लगभग 45% पैसा ये वाला है। तो 45% आंतरिक उधार, केंद्रीय ऋण इत्यादि से प्राप्त होता है। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कितनी है, तो ये टोटल कितना है अपना, सॉरी ये वाला टोटल कितना है 55%। 55% में से मैं कहूं 16% तो कहां से आ जाता है, 16% तो जो ऑन सॉरी आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स में हिस्सेदारी दी थी वो आ जाती है। लगभग 7% कहां से आ जाता है, जो केंद्रीय सहायता के रूप में मिला था वो आ जाएगा। 5% लगभग कहां से आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ जाएगा, और लगभग 26% कहां से आ जाता है, टैक्स से आ जाता है। ठीक है, ये सारी बात बताई कि हमारे पास पैसा कहां से आता है। उसके बाद आगे हमने शुरू किया व्यय एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर को भी हमने इसी तरीके से दो भागों में बांटा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब था कि जो डेली के खर्चों के लिए है और ये लाइबिलिटी को कम नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, तो इससे कोई लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है, ये डेली रूटीन का खर्चा देना ही पड़ेगा। लाइबिलिटी कम कब होगी, जब आप पिछला अपना लोन चुकाओगे, तो लोन चुकाएंगे तो लाइबिलिटी कम होगी, और ऐसा किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कहें ज्यादा खर्चा किस पर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, क्योंकि इससे एक तो पुरानी उधारी उतरे, अपना इंटरेस्ट जो है वो कम हो, है ना, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। तो हम बात करें कि भाई रिसिप्ट तो ज्यादा कौन सी होनी चाहिए, रेवेन्यू वाली, और एक्सपेंडिचर ज्यादा कौन सा होना चाहिए, कैपिटल वाला। ठीक है, तो इसके सारे एग्जाम्पल वगैरह देखे थे। फिर हमने कुछ बात की थी व्यय के बारे में। तो व्यय जो है 2,69,000 करोड़, इसमें 23-24 की बात चल रही है। राजस्व व्यय जो इतना हुआ 2,42,000 करोड़ हुआ, और कैपिटल वाला जो है इसमें बोरोइंग को शामिल इन्होंने किया नहीं। वेतन 64,000, 27,000, ब्याज 34,000, ये इस तरीके से 2,42,000 बना दिया था। कुल व्यय को और इन्होंने कितने भागों में बांटा था, 3 भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन सी, सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, सामान्य सेवाएं। मैंने आपको याद करवाया था सगे लोगों पर ज्यादा पैसा खर्च होता है, सोशल सर्विस, जनरल सर्विस और इकोनॉमिक सर्विस। इन दोनों को मिलाकर जो विकासात्मक व्यय वो बोलते हैं, जो कि कुल व्यय का कितना हुआ 71%, 8% की वृद्धि, टोटल हुआ ये 1,91,000। स्कीम के हिसाब से बात करें तो सेरेटा नाम से अपन ने याद किया था कि सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर इतना खर्च, ऊर्जा पर इतना, रूरल डेवलपमेंट पर इतना, और ये थे। तो ये हमने कैसे याद किया था, सेरेटा नाम से किया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी व्यय की प्रवृत्ति की। तो व्यय की प्रवृत्ति के बारे में हमने कहा था कि राज्य के कुल व्यय का भार वहन करने में राजस्व प्राप्तियां 75% योगदान दे रही है, योजनाओं पर इतना व्यय हुआ। तो व्यय, यदि ये तो बात होगी 23-24 के बारे में। 24-25 के बारे में बात करें तो जो है वो राजस्व व्यय अगली बार 2,94,000 होगा, उसके बाद 3,25 होगा। तो इस तरीके से पैसा कहां जाता, कहां पर है, तो हमने कहा हमारा 60% पैसा कहां चला जाता है, राजस्व व्यय के अंदर चला जाता है। जबकि ज्यादा कहां जाना चाहिए था, यहां पर उल्टा हो रहा है अपने। राजस्व व्यय में कितना जा रहा है, 60% पैसा जा रहा है ना, जो कि सैलरी वैलरी ब्याज अदायगी इसके अंदर चला जाता है। आपको कि सिर्फ ब्याज देना ये तो उधर आना चाहिए ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप कह रहे थे ना लोन देना, तो वो तो उधर आए, नहीं नहीं नहीं, लोन रीपे करते हैं वो तो इधर आएगा, लेकिन ब्याज दे रहे हैं वो इधर ही आएगा। ब्याज से कोई मूल कम नहीं होता। आप किसी को ब्याज जो है वो वापस कर रहे हो, मूल कम हो रहा है क्या, लाइबिलिटी कम हो रही है क्या, नहीं हो रही। ठीक है ना, इसलिए वो किधर आता है, इधर ही आता है। हाँ, आप लोन देते हो, लोन रीपे करते हो तो वो इधर आता है। तो हमने पूंजीगत जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग कितना होता है 40%, और ये लगभग कितना होता है 60%। यदि किसी को लग रहा नहीं फटाफट फटाफट हो रहा है तो पुरानी वाली क्लास आराम से देख लेना, जो काम पिछले 3.5 घंटे में करवाया वो 18 मिनट में ऐसे ही रिवाइज हो सकता है। ठीक है ना। अब मैं जो है बढ़ता हूं धीरे धीरे आगे, क्योंकि वैसे तो ये 2-4 बातें और भी बता दी थी, पर वापिस अब अपन स्पीड को कर देते हैं कम। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं अपन और क्या क्या चीजें हैं। तो इससे आगे यदि अपन बात करें तो पिछली क्लास में हालांकि कुछ बातें हमने देख ली थी, पर मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सबसे पहली बात आती है रेवेन्यू डेफिशिएट, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा क्या बताया था, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। यानी कि हमने देखा था ये हो गई रिसिप्ट्स, ये हो गया एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स को 2 भागों में बांटा, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट्स।
एक्सपेंडिचर को दो भाग में बांटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, इसको और इसको आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है ना। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय कितनी होनी चाहिए, 0% होनी चाहिए। जबकि 2023-24 में अपना यहाँ पर कितना था, 39,000 करोड़, लगभग 39,000 करोड़। 24-25 में कितना हो गया, 32,000 करोड़। अगले वर्ष कितना हो जाएगा, 31,000 करोड़। 39, 32, 31, 39, 32, 31। उसके बाद फिस्कल डेफिशिएट। फिस्कल डेफिशिएट की बहुत आसान सी परिभाषा जो है वो है कुल आय माइनस कुल व्यय। इसकी मुश्किल परिभाषा है वो भी मैं अभी आपको आज एफआरबीएम एक्ट के माध्यम से दिखाऊंगा, पर आसान परिभाषा ये है, कुल आय माइनस कुल व्यय। राजस्थान सरकार के अनुसार जो एफआरबीएम एक्ट 2005 के अनुसार कितना जो है वो फिस्कल डेफिशिएट हो सकता है, 4.25%। राजस्थान में अभी कितना है, 4.31%। कितना, 4.31%। 65,000 करोड़, 70,000, 84,000, ये भी याद कर लिया था, 65, 70, 84, 65, 70, 84। अभी कितना है, 4.31, और यहां तक आते आते कितना हो जाएगा, 4.25। प्राइमरी डेफिशिएट मतलब फिस्कल डेफिशिएट माइनस जो इंटरेस्ट पे किया है, जो पुराना हो चुका है भैया, उसको तो आप हटाओ ना। तो फिस्कल डेफिशिएट माइनस क्या कर दो, इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज चुका है ना, ब्याज चुका है उसको। तो ये है 31,452 करोड़ रुपए। यहां तक की बात अपन ने ली थी कर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर आता है सर देनदारियां। देनदारियां मतलब कि जो सरकार ने कुल ऋण लिया हुआ है, वो ऋण किसी भी प्रकार से हो सकता है। लोगों से भी सरकार एक तरीके से ऋण प्राप्त करती है। कैसे, लोगों से कैसे ऋण प्राप्त करती है, मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा ही लोगों से प्राप्त करती है। जो स्मॉल सेविंग स्कीम वगैरह जो होती है उसके माध्यम से जो लोग इकट्ठा करके देते हैं सरकार को, वो भी एक प्रकार का ऋण ही हुआ। तो मैं यदि कहूं कि जो देनदारियां हैं उसकी परिभाषा हुई डेट बाय जीडीपी। डेट बाय जीडीपी प्रतिशत में यदि अपन देनदारियों की बात करें तो डेट बाय जीडीपी का मतलब हुआ कि जितनी जीडीपी है उसके अनुपात में हमारी देनदारियां कितनी हैं। तो इसका जो प्रतिशत निकल के आता है वो है कि 38.2% से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 38.2% से कम। अभी कितना है, अभी है अपना 37.57%। थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा कोई दूर नहीं है, अपन नजदीक ही है, बस लिमिट के आसपास ही घूम रहे हैं, 38.2%। हालांकि मैं आपको थोड़ी बात बता दूं, हालांकि आपके यहाँ पर इतनी ज्यादा कोई काम की नहीं है। जो एक बीच में ना कमेटी बनी थी जिसका नाम था एनके सिंह कमेटी। एनके सिंह कमेटी से पूछा गया कि एफआरबीएम एक्ट थोड़ा सा पुराना हो गया, अब आप इसको ना थोड़ा सा और रिव्यू करो कि क्या क्या होना चाहिए। इन्होंने कहा था कि टोटल हमारा भारत का डेट बाय जीडीपी जो रेशियो है ना वो 60% होना चाहिए। उसमें से 40% तो जो है स्टेट ने ले रखा हो भले ही, और 20% जो है वो नेशनल वाला राष्ट्रीय केंद्र सरकार ने ले रखा हो, तो इतना जो अपना चल जाएगा। लेकिन एफआरबीएम एक्ट 2005 जो है वो इसको कितना बताता है, 38.2% बताता है। और अपना है कितना, तो अपना अभी अपन ने देखा 37.57%। कि जो टोटल जीडीपी है उसका इतना हमने क्या ले रखा है, ऋण ले रखा है, ठीक है ना। तो डेट बाय जीडीपी जो रेशियो है वो कितना है, 37.57%। कब का डेटा है ये डेटा है 2023-24 का, और इसमें 5,71,639 करोड़। आप तो भैया याद रख लो, 5,71,000 इतना हमारे ऊपर क्या है, देनदारियां हैं। इतनी हमारे ऊपर क्या है, देनदारियां। कितनी, 5,71,000 करोड़। 5,71,000 करोड़। यदि अपन उस हिसाब से डिस्कस करें कि ये जो 5,71,000 करोड़ है, चलो एक बार बाद में बात करेंगे, पर थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं आपको। अपन ने रेवेन्यू प्राप्तियां अपनी कितनी देखी थी, 2,03,000 करोड़, जबकि अपने ऊपर उधारी कितनी है, 5,71,000। लगभग 2.5 गुना होगी यार। और खुद के टैक्स से बात करें तो खुद का टैक्स तो था लगभग 94,000 करोड़, और उधारी कितनी है, 5,71,000 करोड़। बहुत ज्यादा उधारी है ठीक है। चलो, हमने कहा जीडीपी का कितना हो जाएगा, 37.57%। 2025-26 का अनुमान क्या है, तो ये हो जाएगी 36.50%। हो कितना सकता है, 38.2। अभी कितना है, 37.57। 25-26 में क्या अनुमान है, 36.50। कितना है, 36.50। हालांकि 7,26,000 करोड़ होने की बात है, पर ये अनुमान है। एक काम करते हैं, अपन इन चारों पांचों फैक्ट को फिर से बात करते हैं।
सबसे पहले हमने कहा जी रेवेन्यू डेफिशिएट, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा में हमने कहा राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, जो कि होना कितना चाहिए 0%, है कितना, तो अभी हमने कहा 39,000 करोड़। ये बात है 2023-24 की। 24-25 की बात मैं करूं तो आपको आगे 32,000 करोड़। 25-26 का क्या अनुमान है, तो 25-26 का अनुमान है सर 31,000 करोड़ हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 31,000 करोड़ हो जाएगी। दूसरा आप बता रहे थे क्या, फिस्कल डेफिशिएट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय जो घाटा है वो कुल आय माइनस कुल व्यय, यहां पर तो क्या था राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय, यहां पर कुल आय माइनस कुल व्यय कितना होना चाहिए, एफआरबीएम एक्ट 2005 राजस्थान वाले के अनुसार 4.25% होना चाहिए। ठीक है, और ये लगभग 65,000 करोड़ है, और अगली बार 70,000 करोड़ हो जाएगा, और अगली बार 84,000 करोड़ हो जाएगा। ये जो है वो पूरा पूरा 4.25% जो वो होगा हमारा। जब हम देखेंगे 2025-26 के अंदर अनुमान जो देखेंगे तो वो कितना होएगा, पूरा पूरा 4.25%। अभी कितना है, तो 4.31%। अभी कितना है, तो यह है 4.31%। फिर उसके बाद में एक हमने कहा प्राइमरी डेफिशिएट, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है, तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू फिस्कल डेफिशिएट माइनस जो इंटरेस्ट पे किया है उसको घटा दो भाई, इंटरेस्ट पेमेंट। ये लगभग कितना है, तो ये 31-32,000 करोड़ के आसपास। ये डेटा इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद में लास्ट हमने क्या देखा, देनदारियां, डेट बाय जीडीपी रेशो के रूप में देखी देनदारियां। देनदारियां हमने कहा कि भाई जो है वो कितनी है, होनी कितनी चाहिए, तो हमने कहा 38.2%। कितनी होनी चाहिए, 38.2%। अभी कितनी है, 5,71,000 करोड़, जो कि प्रतिशत में बनता है 37.57%। 25-26 में कितनी हो जाएगी, तो 7,26,000 करोड़, जो कि प्रतिशत में कितना बनेगा 36.5%। वो कितनी सकती है 38.2, होगी कितनी 36.5। तो ओवरऑल राजस्थान का जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो ठीक ही चल रहा है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं चल रहा। यहां पर देखें तो जो अनुमान, जो अनुमत सीमा है, जो परमिटेड जो आपके जो फिगर बताए गए हैं उसी के आसपास है, यहाँ पर उससे कमी है। तो ओवरऑल जो है राजस्थान की जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो क्या चल रहा है, ठीक ठाक ही चल रहा है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं चल रहा। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है क्या, इतने डेटा कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। चैप्टर को 2 बार, सबसे चैलेंजिंग जो आपके लिए चैप्टर है ना वो पहला चैप्टर ही है। यदि पहले चैप्टर को क्लियर कर लिया, आगे मैं कह रहा हूँ रत्ती भरी दिक्कत नहीं आने वाली, आगे तो यूं मक्खन की तरह चलेगा सर्वे, है ना। तो पहले चैप्टर से घबराना नहीं है, 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, लेकिन पहला चैप्टर से घबराना नहीं है। चलो भाई, यहां तक की बातें सब लोगों को मेरे हिसाब से होंगी क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं आगे। राजकोषीय प्रबंधन में ये सारी बातें देखो, जो मैंने पिछली बार हैंड रिटन लिख के लेके आया था वो मैंने अब आपके यहाँ पर टाइप करवा ली। तो यही मैं कह रहा था, एक बार यार सर्वे हो जाए। बाकी हाँ भाई, एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये डिमांड की कि भाई हमें तो पहले नोट्स दे दो। ठीक है भाई, आपकी जैसी मर्जी, मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिसको प्रिंट आउट निकलवाने हो निकलवा लेना। 90% चीज़ें तो वही रहने वाली हैं, 10% चीज़ें थोड़ी सी अपडेट हो सकती हैं। 10% चीज़ें मैं थोड़ी अपडेट करवा सकता हूँ। किसी को इंतजार करना हो तो बाद में प्रिंट आउट निकलवा लेना, या फिर ये कर लो कि 90% यहाँ से पढ़ लो, 10% मैं क्लास में थोड़ा थोड़ा अपडेट करवाता जाऊँ, तो उसको साथ के साथ अपडेट करते जाना, ये कर लेना। ठीक है ना, तो मैं कर दूंगा नोट्स जो अपलोड कर देंगे, परसों कर देंगे पक्का। ठीक है, 2 परसों पक्का, परसों मतलब कि कितनी तारीख, तो तारीख लिखवा लो भैया, 25 तारीख को नोट्स वो अपलोड हो जाएंगे। चलो, तो ये बात होगी राजकोषीय देनदारियां। हाँ, तो यदि हम बात करें कि राजस्थान पर कितना जो है देनदारियां कितनी है, 5,71,000 करोड़। कितनी है, 5,71,000 करोड़। यदि हम देखें डिवाइड करें तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, आंतरिक ऋण जो कि है 4 लाख करोड़, तो यही है 5,71,000 में से 4 लाख करोड़ तो क्या है, आंतरिक ऋण, इंटरनल डेट, जो कि लोगों से वो लिया हुआ है, अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स वगैरह चलती है, सेविंग स्कीम्स वगैरह, वहां से लिया गया है। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि 70,000 करोड़, रिजर्व फंड के रूप में 54,000 करोड़, केंद्र सरकार से जो ऋण लिया हुआ है वो 46,000 करोड़। तो इस तरीके से एक मोटा मोटा अनुमान आपके पास होना चाहिए कि टोटल हमारे ऊपर लोन एक तरीके से जो हम कहेंगे 5,71,000 है, उसमें से 4 लाख तो आंतरिक ऋण से है, और 46,000 केंद्र सरकार से ऋण लिया हुआ है। बीच में 2 पॉइंट ये और आते हैं। यदि मैं बात करूं रेवेन्यू रिसिप्ट से,
इसकी तुलना करूं तो हम देखेंगे यहाँ पर 281% हो गया। कैसे हो गया 281%? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि भाई 2,03,000 करोड़ हमारी क्या थी, रेवेन्यू थी, और यहाँ पर कितना है घाटा, कितना मतलब ये ऋण कितना है, 5,71,000, तो लगभग 2.5-3 गुना ही हो गया ना। तो 281%। ऐसे खुद के टैक्सेस से देखें तो 507%, 507% इतना ज्यादा जो वो राजस्थान का देनदारियां है। ठीक है ना। तो ये यहां तक हमने सारी बातें जो कर ली, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। क्या अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई भाई? मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब अपन इस लेवल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, या फिर रिवाइज करवाऊं क्या? कितनी बार रिवाइज करूं भाई? कर लिया होगा आप लोगों ने। फिस्कल मैनेजमेंट, राजकोषीय प्रबंधन, हमने इसमें आय के बारे में पढ़ा या फिर रिसिप्ट के बारे में पढ़ा, प्राप्तियां, आय की बजाय प्राप्तियां ज्यादा सही शब्द है। हमने इसमें व्यय के बारे में पढ़ा, एक्सपेंडिचर। हमने इसमें घाटों के बारे में पढ़ा, डेफिशिएट। अब आगे बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों की, जो कि अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूं डायरेक्टली आपके मेंस में काम की चीजें हैं। कई महानुभाव पता नहीं कहां कहां से आते हैं, ऐसे कुछ भी कमेंट करते रहते हैं, प्री और मेंस का साथ क्यों पढ़ा रहे हो? भाई कोई दिक्कत है? तुम्हारे कहने से थोड़ी चीजें चलेंगी। तुम तो कह दोगे कि पॉलिटी भी प्री और मेंस के साथ नहीं पढ़ाई जा सकती, और ऐसे ऐसे सब छोड़ रहे, ऐसे लोगों पर क्या ही चर्चा करते हैं, ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भी प्री का अलग ज्यादा पढ़ा रहे ताकि व्यूज लेके आने। अरे तो भाई यूट्यूब पर करवा रहे तो व्यूज के लिए करवा रहे, सबको ही पता है। कैसी कैसी फर्जी फर्जी बातें करते रहते हैं। एक तो फ्री करवा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत है लोगों को। चलो, फिस्कल मैनेजमेंट जो है यदि हम देखें राजस्थान का, तो घाटा, व्यय, प्राप्तियां, ये सब बातें कर ली। अब मेंस के हिसाब से 3 बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट? राजकोषीय, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन क्या होता है? राजस्थान सरकार द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए हाल ही में किए गए प्रयासों को बताइए। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किए गए विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों को बताइए। ये प्री और मेंस दोनों में ही काम का है, पर मेंस में तो बहुत ज्यादा काम का है। क्या है प्रश्न कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन क्या है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किए गए इसके लिए प्रयासों को बताइए। कहां पर इसका आंसर मिलता है? सर्वे में तो सर नहीं मिलता है। इसका आंसर कहीं तो मिलता होगा, बिल्कुल मिलता है सर। थोड़ा ध्यान से हम देखें तो इसका आंसर बिल्कुल मिलता है। कहां पर? बजट के अंदर। बजट पढ़ना है क्या? सिलेबस में मेंस में साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि बजट पढ़ना है, बजटीय प्रावधान। तो यहां पर लिखा हुआ है क्लियर, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट और फिस्कल कंसोलिडेशन। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन क्या होता है? तो नाम से पता लग जाएगा आपको। फिस्कल मैनेजमेंट, कैसा मैनेजमेंट हो? जो कि प्रूडेंट हो, विवेकपूर्ण हो। विवेकपूर्ण का मतलब क्या हुआ? विवेकपूर्ण का मतलब यह हुआ कि जो राजस्थान की इकोनॉमी है, जो राजस्थान की इकोनॉमी है, जो फिस्कल मैनेजमेंट है, उसमें राजस्थान सरकार का जो खर्चा है वो इस तरीके से हो ताकि वो विवेकपूर्ण हो। विवेकपूर्ण का क्या मतलब हुआ? विवेकपूर्ण का मतलब हुआ कि घाटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा सरकार को घाटा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या बिल्कुल भी घाटा नहीं हो तो क्या वो बहुत ज्यादा कोई फायदे की बात है क्या? तो ऐसा नहीं है। सारी जो कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा देनदारियां के रूप में रखती है, और जिसकी जितनी ज्यादा क्रेडिट होती है वो उतना ही ज्यादा रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि यूएसए पर, तो यूएसए पर भी बहुत कर्जा है। यूएसए पर भी बहुत कर्जा है। किस देश का? अरे खुद के लोगों से ही बहुत सारा लिया हुआ है, बहुत सारा कर्जा है। तो क्या वो बहुत बुरी बात है? नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पैसा होना चाहिए। बुरी कब है? सरकार के पास यदि बैकअप नहीं है तो बुरी चीज है। सरकार के पास बैकअप है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
क्रेडिट यदि आपको मिल रहा, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भी आपके ऊपर 1 करोड़ का लोन है, ठीक है, तो क्या बुराई है? यदि आपके पास में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो लोग आपको 1 करोड़ का लोन देने के लिए, उधार देने के लिए कोई मना ही नहीं करेगा। तो क्या बुराई बात है? तो आप कहोगे नहीं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का मेरे पास बैकअप पड़ा है तो क्या ही दिक्कत है? उसी तरीके से यानी कि विवेकपूर्ण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ घाटा ना होने देना। विवेकपूर्ण का मतलब है आर्थिक वृद्धि भी होती रहे, वो भी किसी तरीके से प्रभावित ना हो, आर्थिक वृद्धि भी प्रभावित ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि कहूं कि भाई मेरे पास में 100 करोड़ की जमीन पड़ी है और मैं ये चाहता हूं कि भाई यार जमीन को तो मुझे तुरंत बेचना नहीं है, लेकिन मैं यदि कोई बिजनेस करना चाहता हूं, उस बिजनेस के अंदर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में यदि कर दूंगा तो मुझे लाभ काफी ज्यादा होगा, लेकिन ये मेरे को लेना क्या पड़ेगा? लोन। तो मुझे लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यदि आप ये सोचो कि नहीं नहीं घाटा नहीं होना चाहिए, लोन नहीं होना चाहिए, तो भाई लोन तो हो ही सकता है। हो सकता है कि भाई ओवरऑल यदि आप देखोगे तो 100 करोड़ तो आपकी अचल संपत्ति है ना। इस बार जो है आपने लगाया कितना? 1 करोड़। हो सकता है इस बार आपको प्राप्त कितना हुआ? 50 लाख। 50 लाख का तो मेरा क्या हो गया? घाटा हो गया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तो क्या है? फायदे का है। इसीलिए हम कह रहे हैं विवेकपूर्ण का मतलब क्या है? आर्थिक वृद्धि भी ना रुके और बहुत ज्यादा कोई घाटा भी ना हो, उसको अपन बोलते हैं विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। ठीक है ना। इसकी यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मैंने लिख दी है यहां पर। प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट, इट इज प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग, it is practice of managing public finance in a way that maintains fiscal discipline, जो कि राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखता है, कंट्रोल डेफिशिएट्स, घाटों को नियंत्रित रखता है, एंश्योर्स यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है, एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल अवॉइडिंग फाइनेंशियल रिस्क। बहुत ज्यादा वित्तीय जोखिम को अवॉइड करते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, घाटों को नियंत्रित करना, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना और फिस्कल डिसिप्लिन बना के रखना, वित्तीय अनुशासन बना के रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं? विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन बोलते हैं। इट इज नोन एज प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट। डू राजस्थान हैव फिस्कल प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट? क्या राजस्थान के अंदर इस प्रकार की ऐसे कोई आपको जो है वो डेटा दिखते हैं क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल दिखते हैं सर। कैसे डेटा दिखते हैं? हम कहेंगे सर फिस्कल जो डेफिशिएट है वो 2025-26 का जो अनुमानित है वो है कि 4.25% आ जाएगा, जबकि एफआरबीएम सीमा के अनुसार भी अनुमत कितना है? 4.25%। सही है डेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या एक से अंदाजा लगा लोगे? ना सर, और भी देख लो। क्या देखें? तो सर हमारे यहां पर डेट बाय जीडीपी जो रेशियो है वो 36.5% पर आ जाएगा, जबकि हो कितना सकता है? 38.2%। सर ओके मामला। सर हमारी जो जीडीपी है वो भी, जीएसडीपी की बात करें, जीएसडीपी भी 19,89,000 करोड़ हो जाएगी 2025-26 के अनुमान ये है। कितनी हो जाएगी? 19.89 लाख करोड़। अभी कितनी है? 17.04। हो कितनी जाएगी? 19.89 लाख करोड़। लगभग 16.75% की ग्रोथ रेट से हो जाएगी सर ये। इतनी ज्यादा ग्रोथ जो यहां पर देखने को मिलेगी, 16.75%, इतनी ज्यादा ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी। सर इसके अलावा हम ये बार बार कह रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, तो इस बार सरकार कह रही है कि अगर इस वित्तीय वर्ष में हम 53,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, जो पिछले वर्ष से 40% ज्यादा होगा। तो ये सारे जो चारों डेटा हैं वो बताते हैं कि राजस्थान जो है वो राजकोषीय प्रबंधन के मामले में सही चल रहा है। राजस्थान जो वो राजकोषीय प्रबंधन के मामले में क्या चल रहा है? सही चल रहा है। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, सरकार ने कितने प्यारे तरीके से लिख के दिया हुआ है बजट के अंदर। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं इसको सामान्यतः कोई नहीं पढ़ता, ना पढ़ाता। फिस्कल पैरामीटर्स का विवरण निम्न प्रकार है, ये रहा। जीएसडीपी 19,89,835 करोड़ रुपए। 25-26 में जीएसडीपी की वृद्धि दर इस वर्ष की तुलना में 16.75%। अगले वर्ष का जो अनुमानित है वो ये है। और ये कैलकुलेशन कैसे की गई है? कि अपनी मर्जी से सरकार ने क्या दिया ना, ये 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूला के अनुसार है।
फिर जो पिछली बार जो मैं क्वेश्चन कह रहा था, एफआरबीएम एक्ट में 3% की ही लिमिट लिखी गई फिजिकल डेफिशिएंट में, जो लास्ट उसका अमेंडमेंट जो है ना 2021 में जो हुआ उसको भी चेक कर लिया जाए। पिछली बार मैं कह रहा हूं कि हमने जो है एफआरबीएम एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू किया जबकि सर्वे में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वो हमने क्लू कहां से पकड़ा? क्लू ये पकड़ा कि 2021 में, देखो मैं आपको पूरी बात बता दूं, जो पहली बार सर्वे देख रहे हैं उनके लिए बात बता दूं, 2021 का आरएस प्री हुआ, उसमें प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के अंदर एफआरबीएम एक्ट कब आया? तो आंसर था जी 2005। सर्वे में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अपन ने क्लासेस में उस समय बता रखा था, लोगों का सही हुआ। लेकिन हमने यहां से क्लू पकड़ा कि भाई सर्वे में नहीं दिया गया लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, तो हमने 2000, सॉरी उल्टा बोल दिया, 2023 वाले में था ये, 2025 की जब हम तैयारी कर रहे थे तो एफआरबीएम एक्ट को हमने डिटेल में पढ़ा कि भी इसके टारगेट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा। क्लू कहां से मिला? यहां से मिला। लेकिन यहां पर हमसे एक चूक हो गई। चूक ये हो गई कि एफआरबीएम एक्ट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है उसमें ये लिखा गया है कि फिस्कल डेफिशिएंट की जो लिमिट है वो 3% है। और आरएस 2025 के अंदर एक प्रश्न आया, उसके अंदर जो चौथा स्टेटमेंट था वो ये दे रखा था कि राजस्थान के अंदर जो फिस्कल डेफिशिएंट है वो 3% से, यानी कि जो अनुमत सीमा है उससे ज्यादा है। बात सही है, तो लगभग 3.75% कुछ था और अनुमत सीमा कितनी थी? 3%। तो बात क्या है? सही है। अब क्यों अपन फिजिकल डेफिशिएंट की लिमिट क्या मान रहे? 3% मान रहे? क्यों? क्योंकि एक्ट में वो लिखा हुआ है, जो रिसेंट अमेंडमेंट है उसमें भी वही लिखा हुआ है। लेकिन और सरकार इसका केवल हमसे गलती नहीं हुई है, केवल यदि हमसे गलती हुई होती तो मानते कि भाई हमारी गलती है। आरपीसी ने भी पहले आंसर यही माना, आरपीसी ने भी वही एक्ट पढ़ा था और आरपीसी ने भी आंसर इसका यही माना कि हाँ ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन बाद में इस स्टेटमेंट को माना गया गलत। क्यों? क्योंकि बजट के अंदर यहां पर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है। क्या पॉइंट लिखा हुआ है? अनुमत एफआरबीएम सीमा 4.25%, यहां लिखा हुआ है। ये कहां से आया? तो सर ये सरकार ने, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये सरकार ने ये सारे एफआरबीएम एक्ट ही खोल के बैठा हुआ है। एफआरबीएम एक्ट 2005 का, फिर उसके बाद में अमेंडमेंट हुआ 2011 के अंदर, फिर 2021 के अंदर लेटेस्ट जो अमेंडमेंट था वो ये था जो कि 2021 में हुआ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आता कहां से है? ये आता है, यदि हम होम पेज पर जाते हैं तो सरकार फाइनेंस एक्ट के माध्यम से इसमें कुछ बदलाव करती है। इस बार का यदि हम फाइनेंस एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि एफआरबीएम में जो चेंज करके 4.25% कर दिया गया है। तो सरकार ने जो चेंज किया वो एफआरबीएम एक्ट में नहीं किया, वो किया फाइनेंस एक्ट के थ्रू एफआरबीएम एक्ट में, इसलिए ये गलती हुई। और आरपीसी से भी सेम गलती हुई, वो भी एफआरबीएम एक्ट पढ़ के क्वेश्चन बना दिया और हमने भी एफआरबीएम एक्ट पढ़ के पढ़ा दिया। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि आपने गलत करवा दिया, लेकिन इतना आपको श्रेय देना पड़ेगा कि भाई पढ़ाया तो सही। एफआरबीएम एक्ट होता क्या है सर्वे में कहीं बताया नहीं गया, तो लोगों ने इसको कभी पढ़ा ही नहीं। ये देखो, ये तो उधार वाला है, एक और जगह आपको मिलेगा। तो ये एफआरबीएम फाइनेंस एक्ट के माध्यम से जो बताया गया। वापस मुद्दे पर आते हैं, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि क्या राजस्थान के अंदर विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन है क्या? तो इसको हमने देखा बजट के माध्यम से कि 4 बातें लिखी गई कि हाँ है। अब अगला प्रश्न मैंने क्या पूछा था? अगला प्रश्न मैंने ये पूछा था कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन क्या होता है? हाल ही में सरकार द्वारा किए गए प्रयास बताइए। हाल ही में राजकोषीय प्रबंधन को, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए क्या बताइए? प्रयास बताइए। तो ये जो प्रयास है ना, ये भी यहां पर क्लियर दिए गए हैं। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के प्रयास, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट और फिर पांचवा पॉइंट। इस तरीके से सीधे सीधे 5 नंबर का प्रश्न बनता है। हमें कहां से पढ़ने हैं? हमें यहां से पढ़ने हैं। क्या क्या बातें बताई गई? एफर्ट्स मेड बाय गवर्नमेंट, 4 बातें, तो 4 फैक्ट तो ये बता दिए। उसके बाद अगले फैक्ट पर चलते हैं और वो है कॉन्सोलिडेटेड सिंकिंग फंड। आरबीआई ने एक फंड बना रखा है जिसका नाम है कॉन्सोलिडेटेड सिंकिंग फंड। इसके माध्यम से राज्य सरकारों को रेपो रेट से भी कम, 2% कम रेट पर लोन दिया जाता है।
कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड के माध्यम से राज्य सरकारों को रेपो रेट से भी 2% कम पर, यानी कि मार्केट रेट से लगभग 3% कम पर लोन दिया जाता है। इसके माध्यम से राज्य सरकार को बचत हुई काफी ज्यादा, है ना। तो 2% से कम पर ये जो लोन यहां पर दिया जाता है। यदि मैं आपको हिंदी में दिखाऊं, समेकित ऋण शोधन निधि, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, किसके द्वारा दिया जाता है? आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। तो वो राजस्थान को काफी ज्यादा मिला, उससे फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा महंगा ब्याज नहीं देना पड़ा। मार्केट से लेते तो ब्याज ज्यादा देना पड़ता, लेकिन यहां पर हमें जो है ब्याज कम लग गया। तीसरी बात, राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता, इसका इंग्लिश में नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। केंद्र सरकार ने एक योजना निकाली कि जो राज्य सरकारें कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगी, जो पूंजीगत परिव्यय को बढ़ावा देंगी, उसके लिए हम विशेष सुविधा लेके आ रहे हैं। हम आपको 50 साल तक का लोन देंगे, और वो भी लगभग 0 ब्याज, 50 साल तक का लोन, ठीक है ना। तो ये राज्य सरकार को इससे 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इससे क्या फायदा हुआ? राज्य सरकार को बाहर से उधार लेना नहीं पड़ा, ब्याज नहीं लगेगा। चौथी बात, एसेट मोनेटाइजेशन। इसका क्या मतलब होता है? एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब हो गया कि जो राज्य सरकार है उसके पास में जो एसेट है, फॉर एग्जांपल राज्य सरकार के पास में बसेज हैं। अब बसेज के ऊपर ये यदि ऐड चलवा दें तो राज्य सरकार को रेवेन्यू कुछ मिल जाएगा। तो राज्य सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, एसेट मोनेटाइजेशन की तरफ, परिसंपत्ति मुद्रीकरण की तरफ। एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लो जेडीए के पास में कोई जमीन पड़ी है, क्यों ना वो जमीन जो है वो किसी मैदान के लिए या फिर लीज पर दे दी जाए, रेंट पर दे दी जाए, तो उससे सरकार को कुछ ना कुछ क्या होता रहेगा? रेवेन्यू प्राप्त होता रहेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? एसेट मोनेटाइजेशन। भारत सरकार का आपको पता होगा एक योजना चल रही है, राष्ट्रीय गति शक्ति पाइपलाइन। उसके तहत जो है ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है कि जो हमारे पास में एसेट जो है उसका मोनेटाइजेशन किया जाए, उससे ज्यादा लाभ लिया जाए। तो पांचवी बात, पावर सेक्टर रिफॉर्म। राज्य सरकार ने पावर सेक्टर में, बिजली क्षेत्र में काफी सुधार किए हैं। इसी वजह से राज्य सरकार को लगभग 9900 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। ओवरऑल यदि मैं कहूं राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किए गए प्रयास, तो सबसे पहले तो ये जो 4 डेटा है ये बता देंगे। दूसरा क्या देंगे? कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड। क्या बता देंगे? कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, जिससे कि आरबीआई स्टेट गवर्नमेंट को 2% से भी, रेपो रेट से भी 2% कम पर ब्याज देती है। इससे राज्य सरकार का क्या हुआ? ब्याज बचा। तीसरी बात, राज्य सरकार ने पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म किए, इसलिए राज्य सरकार को लगभग 9900 करोड़ रुपए और ज्यादा मिले। चौथी बात, एक योजना चल रही है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, राज्य सरकार को इसकी वजह से लगभग 10,500 करोड़ रुपए मिले। और पांचवा, पावर सेक्टर हो गया, ये हो गया, हाँ, एसेट मोनेटाइजेशन। एसेट मोनेटाइजेशन यानी कि राज्य सरकार के पास जो परिसंपत्ति है, राज्य सरकार ने उसका क्या किया? यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाए उसको लेकर प्रयास कर रही है। ये 5 प्रयास हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किए गए, जिससे कि विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन को अपनाया जा सके। क्या इतनी बात सब लोगों को क्लियर है? क्या आगे बढ़ सकते हैं? तो ये बात हमने की भी किस तरीके से राजकोषीय प्रबंधन को अपनाया जाना चाहिए। अब हम जो है 2-3 मोटा मोटी बात और कर लेते हैं। एक, ये एफआरबीएम एक्ट 2005 क्या है? क्योंकि हमें 2 बार क्यों मिला हुआ है, पिछली बार प्री में पूछा, इस बार भी प्री में पूछा, हो सकता है मेंस में पूछ ले। एफआरबीएम एक्ट 2005 क्या है ये पढ़ेंगे। ओवरऑल राजस्थान के सामने फिस्कल चैलेंजेस क्या क्या है? ओवरऑल राजस्थान के सामने फिस्कल चैलेंजेस, राजकोषीय चुनौतियां क्या क्या है? ये 2 मेजर पॉइंट्स जो और पढ़ेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ेंगे, वो है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एक नया कानून पास किया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, ये 3 मेजर पॉइंट हम पढ़ेंगे, और ये तीनों की तीनों में से एफआरबीएम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे एफआरबीएम एक्ट 2005, एक पढ़ेंगे राज्य सरकार के सामने फिस्कल मैनेजमेंट को लेकर चैलेंजेस क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं। एक हम पढ़ेंगे एक नया एक्ट आया है उसके बारे में। ये जो एक्ट है ये प्री में पूछा जा सकता है, एफआरबीएम एक्ट है ये प्री में पूछा जा सकता है। ये प्योरली टॉपिक है किसका? मेंस का। चलो भाई, सबसे पहले बात करते हैं एफआरबीएम एक्ट।
पर 2005 में। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो भारत सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया। कब लाया गया? तो मैं कहूंगा 2003 के अंदर। कौन सा कानून लाया गया? जिसका नाम था एफआरबीएम। एफआरबीएम का मतलब क्या हुआ? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसमें कि सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा सरकार पर कुछ वैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व दिए गए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो सरकार पर रखी गई कि आपको इतने से ज्यादा घाटा नहीं करना है। इसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार के द्वारा भी कानून लाया गया जिसका नाम था एफआरबीएम एक्ट 2005। 2005 में आया हुआ ये 7वां अधिनियम था। ऐसे सब बातें पढ़ाने का मेरा मन नहीं करता, लेकिन पेपरों में पूछा जा रहा है। ईयूआरओ के अंदर पूछा गया कि जो राजस्थान गारंटी वाला जो एक्ट आया था वो उस वर्ष का कौन सा अधिनियम था, ऐसा करके एक प्रश्न पूछा गया। तो एफआरबीएम एक्ट जो है वो उस वर्ष का कौन सा था? 2005 का 7वां अधिनियम था। उसके अंदर क्या क्या बातें बताई गई, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो एफआरबीएम एक्ट के अंदर बात करें तो हम इसको अलग अलग सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। किसी भी एक्ट में आप देखोगे ज्यादातर सभी एक्ट के अंदर जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में दी गई होती है परिभाषाएं। सेक्शन 1 में टाइटल होते हैं, सेक्शन 2 के अंदर परिभाषा होती है। सामान्यतः हर एक में आपको यही मिलेगा। बात करते हैं हम एफआरबीएम एक्ट के बाद, ठीक के बारे में। तो इसके बाद में एफआरबीएम एक्ट लिखा जाना चाहिए। तो एफआरबीएम एक्ट की बात करें तो ये जो कानून है वो 3 मई 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 3 मई 2005 को। इसमें कई बार संशोधन हुआ है, 2011 में, 2017 में, 2021 में कई बार संशोधन हुआ है। राजकोषीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है राज्य सरकार को क्या करना? दायित्व देना, जिससे कि राजस्व घाटे को समाप्त किया जाए। राजकोषीय घाटे को सतत स्तरों पर नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाया जाना चाहिए। यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को तो क्या करो? जीरो करो। फिस्कल डेफिसिट को लगातार कम करने का प्रयास करो। गैर कर राजस्व नीतियों का पालन करना चाहिए जिससे कि लागत वसूली और समानता का ध्यान रखा जाए। यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो सके, उस चीज के बारे में काम किया जाए। नॉन टैक्स रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे पेट्रोलियम हो गया, खनन हो गया, इन सब चीजों पर हमें ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो। तीसरा क्या? पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो व्यय है वो तो कैपिटल वाला ज्यादा होना चाहिए और जो प्राप्तियां हैं वो रेवेन्यू वाली ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर बताया गया कि पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दो, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करो, गरीबी उन्मूलन में सहायक हो, मानव कल्याण में सुधार करें। इस प्रकार की हमें पॉलिसी जो है बनानी है। कैसी पॉलिसी बनानी है? तो इस प्रकार की पॉलिसी हमें बनानी है। राजकोषीय प्रबंधन का उद्देश्य राज्य सरकार को यह काम करना है। राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे को सतत स्तरों पर नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना और गैर राज्य, ये सारी बातें, ये सरकार का क्या है? उद्देश्य है। कौन सी धारा के अंदर दिया गया? 3 के अंदर। किसमें दिया गया? धारा 3 के अंदर। अगले चलते हैं धारा 4 सेक्शन 4। सेक्शन 4 ये कहता है कि जो भी आप फिस्कल मैनेजमेंट की पॉलिसी बनाओ उसमें 3 प्रिंसिपल होने चाहिए। सेक्शन 4 क्या कहता है? जो भी आप फिस्कल मैनेजमेंट की पॉलिसी अपनाओ उसके अंदर 3 प्रिंसिपल होने चाहिए। और वो कौन से हैं? याद रखने के लिए बता दूं कि आरटीएस, तहसीलदार, राशन तहसीलदार सेवा। क्या मतलब हुआ? आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी और एस का मतलब स्टेबिलिटी। क्या मतलब हुआ? थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ट्रांसपेरेंसी यानी कि जब आप राजकोषीय प्रबंधन नीति को अपनाओ तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखो, लोगों से छिपाओ मत कि भी कितना घाटा है जितना है, लेकिन अब इसके कम करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरा स्टेबिलिटी, स्थिरता। ऐसा होना चाहिए हमारी पॉलिसी जिससे कि भविष्य में लॉन्ग टर्म के अंदर स्थिरता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राज्य सरकार को अपनी क्या लेनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं सेक्शन 6 के अंदर। सेक्शन 6 के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट तो कितना? 0%। और जो फिस्कल डेफिसिट है वो लिमिट कितनी हो गई है? 4.25%। कितनी हो गई है? 4.25%। और डेट बाय जीडीपी कितना है? तो 38.2%। तो ये है आपके टारगेट्स। उसके बाद धारा 6A में क्या लिखा हुआ है? राजस्थान विकास और गरीबी उन्मूलन कोष बनाया जाना चाहिए। और धारा 8 में सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति होनी चाहिए जिसमें 5 सदस्य हों। तो इस तरीके से यदि मैं ओवरऑल इस पूरे एफआरबीएम एक्ट 2005 की बात करूं तो मुझे क्या क्या बातें प्री और मेंस के हिसाब से याद रखनी है, एक बार मैं समराइज कर देता हूं।
सबसे पहली बात तो कि ये जो कानून है वो 3 मई 2005 को आया। दूसरी बात, ये उस वर्ष का सेक्शन नंबर 7 था, सॉरी एक्ट नंबर 7 था। उसके बाद मैं यदि कहूं कि भाई इसमें अन्य अलग अलग समय पर बहुत सारे संशोधन हुए हैं, और उसके बाद मैं कहूं कि भाई इसमें सेक्शन जो 2 है उसके अंदर क्या दी गई है, परिभाषाएं दी गई है। सेक्शन जो 3 है उसके अंदर इसके बताए गए हैं उद्देश्य। 3 से उद्देश्य बना दो, 3 से क्या बना दो, उद्देश्य बना दो। उद्देश्य के अंदर क्या क्या बताया गया, एक तो वही पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ, ये अपन कब से ही कह रहे हैं। दूसरा क्या, नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाओ, ये भी अपन कब से ही कह रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट को लगातार कम करो, रेवेन्यू डेफिसिट को लगातार जीरो करने का प्रयास करो। उसके बाद जो भी फिस्कल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हो उसके क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, सिद्धांत क्या होने चाहिए, हमने कहा आरटीएस यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ट्रांसपेरेंसी हो और स्टेबिलिटी हो। सेक्शन 6 के अंदर क्या बताए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। रेवेन्यू डेफिसिट कितना करना है, 0%। फिस्कल डेफिसिट कितना करना है, 4.25%। और आपके डेट बाय जीडीपी कितना करना है, 38.2%। इसके अलावा सेक्शन 6A में क्या बताया गया है, तो गरीबी पॉवर्टी एलिवेशन फंड के बारे में बताया गया, पॉवर्टी एलिवेशन फंड के बारे में। और सेक्शन 8 में क्या बताया गया है कि ये जो व्यय है इसको कम कैसे किया जाए, इसको लगातार रिव्यू करने के लिए कमेटी होनी चाहिए जिसका नाम होगा सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति, जिसमें अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति which can have maximum 5 members, जिसमें कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 5 सदस्य हो सकते हैं। तो ये सारी बातें थी एफआरबीएम एक्ट 2005 के अंदर, और ये डिटेल में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर बात करें तो मेंस के हिसाब से एक बात कर ली किसकी, एफआरबीएम एक्ट 2005 की। अब उसके बाद बात करें तो वो आएगा फिस्कल चैलेंजेस, राजकोषीय प्रबंधन के अंदर चुनौतियां क्या क्या है। राजकोषीय प्रबंधन के अंदर स्टेट के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो हम सारे पॉइंट ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्या, पहली बात, शुरुआत से चलते हैं, जब जब से हमने पढ़ना शुरू किया, हमारे यहां पर रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा नहीं हो रही है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो हमने देखा था कि 13.36% ही है, किस चीज की, जीएसडीपी के अनुपात में। बहुत चिंता की बात। दूसरी बात, हमारे यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पूंजीगत परिव्यय भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तीसरा चैलेंज हमने देखा कि हमारा ज्यादा पैसा तो वेतन, पेंशन, ब्याज इनमें ही चला जाता है, जिसको मैं कहता हूं कमिटेड एक्सपेंसेस, तय खर्चे। जैसे मान लो आप हॉस्टल का खर्चा देते हो तो वो क्या है, आपका तय खर्चा है, कमिटेड एक्सपेंसेस, इसमें ही ज्यादा पैसा चला जाएगा। और इसके अलावा मैं बताऊं तो क्या, फिस्कल डेफिसिट की सीमा आज के समय में तो ज्यादा ही है, 4.31% है। ये चैलेंज है। तो इस प्रकार से हमें क्या लिखने हैं, चैलेंज लिखने हैं। और क्या, तो और हम कहेंगे जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी हमारे कोई ज्यादा नहीं आ रहा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, चैलेंजेस हो जाएंगे। तो ये हो गई आपके चुनौतियां, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, ऋण स्थिरता। तो ये सारे आप पढ़ लोगे तो बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारी बातें अपन पढ़ के आ चुके हैं, कुछ भी नया है ही नहीं, बस एक बार पढ़ने की बात है। और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए वो भी बताया, चुनौतियां और उसकी व्याख्या डिटेल भी बताई गई है। जो सारी बातें अपन पढ़ के आए वही है, और यहां पर की गई है आगे की सिफारिशें। आगे की सिफारिशें क्या, तो डिजिटल ऑडिट्स के माध्यम से कर आधार का विस्तार किया जाए, व्यय की प्राथमिकता बदला, जो हम बातें कर चुके हैं वही है, बस ले दे के बातें घुमा फिरा के वही है। तो ये हमने बात की मेंस के हिसाब से जो चैप्टर हमारा 1 जो बनता है, जिसके अंदर फिस्कल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आय, व्यय और घाटे, इनके बारे में आप हमेशा पढ़ते हैं, एफआरबीएम एक्ट नहीं पढ़ के जाते, फिस्कल चैलेंजेस क्या क्या है वो नहीं पढ़ के जाते। और एक जो है आप आज अपन ने पढ़ा कि प्रूडेंट फिस्कल मैनेजमेंट को अपनाने के लिए राजस्थान जय सरकार क्या कुछ कर रही है। मैं आपको एक बात और कह रहा था कि हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा क्या आया है, एक नया एक्ट भी पारित किया गया है। तो वो कौन सा एक्ट है, तो राजस्थान सरकार का एक एक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है राजस्थान वैल्यू एडिड एक्ट 2005, राजस्थान वैल्यू एडिड टैक्स एक्ट 2005।
सॉरी 5 का 25, 25, इसको याद रखना भी। राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2025। क्या बातें कही गई? 5 बातें हैं मेनली जो आपको याद रखनी है। पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, टैक्सेशन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। कि अभी टैक्सेशन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या, ये देखो ये पूरा जो एक्ट है ना, राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2025, ये राजस्थान के अंदर जो टैक्स सिस्टम है उसके सरलीकरण के लिए है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम इन राजस्थान। राजस्थान में टैक्स व्यवस्था के सिंप्लीफिकेशन के लिए, सरलीकरण के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। और क्या कहा गया? प्रावधानों के उल्लंघन को गैर आपराधिक बनाया गया है। पहले क्या होता था, मान लो किसी ने कोई टैक्स वैक्स नहीं भरा तो सीधे गिरफ्तार कर लो, सीधे क्रिमिनल रिकॉर्ड लिख दो। हो सकता है उस व्यक्ति ने इससे पहले कोई सैकड़ों करोड़ रुपए टैक्स भरा भी तो है, और यदि किसी वर्ष 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ कम रह गया तो सीधे क्रिमिनल रिकॉर्ड। इससे क्या है कि एक टैक्स टेररिज्म, कर आतंकवाद की बात जो आती है। अरे भाई किसी व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपए टैक्स भरा है, उस चीज को भी तो देखा जाए। तो कर आतंकवाद नहीं होना चाहिए, इस बात को सरकार ने समझा और यहां पर इसे क्या बना दिया, नॉन क्रिमिनल जो बना दिया। और क्या कहा है, 40 लाख तक के टर्नओवर वाले व्यवसायियों को पंजीयन की बाध्यता नहीं होगी। पहले ये था 20 लाख, जीएसटी के अंदर 20 लाख रुपए से ज्यादा की यदि जो है आपकी इनकम आ रही है तो आपको उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब 40 लाख कर दिया गया। प्रतिवर्ष कर निर्धारण आदेश की अनिवार्यता समाप्त करके स्वयं कर निर्धारण की व्यवस्था लागू कर दी गई। ओवरऑल हम कहें तो हमारे राजस्थान के अंदर टैक्स सिस्टम को काफी ज्यादा अच्छा कर दिया गया, राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2025 के माध्यम से, जिसमें क्या क्या बात की गई। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट टैक्सेशन, कि कहां पर कितना क्या टैक्स लगेगा उसको परिभाषा को फिक्स किया जाए। दूसरी बात हमने कहा सेल्फ सर्टिफाइड कितना टैक्स क्या बनता है वो हो जाएगा। नॉन क्रिमिनलाइज, इसे नॉन क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। और 40 लाख तक के टर्नओवर पर जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने की बाध्यता नहीं है। ये 4 मेजर चेंजेस जो इसके अंदर किए गए हैं। कहां से पढ़ा रहे हो? कुछ भी आपने तो हमारा सिलेबस बढ़ा दिया, ऐसे पता नहीं कहां से लेके आ रहे हो अपना ज्ञान झाड़ने के लिए। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वही पढ़ा रहा हूं जो कि हमारे सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है। सिलेबस में लिखा हुआ है बजट, तो बजट ही पढ़ा रहे हैं। आप यहां पर देखेंगे तो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया है, एक्ट पारित किया गया है जिसका नाम है राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट। जब तक बजट आया था तब तक ये बिल था, लेकिन अब ये पास हो चुका है तो क्या बन चुका है, एक्ट 2025। आपके मार्च महीने के करंट अफेयर के अंदर भी दिया गया है। वही 5 पॉइंट अपन ने लिखे हैं जो कि बजट में लिख के दिए गए हैं, उन्हीं 5 पॉइंट को अपन ने पढ़ा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके फिस्कल मैनेजमेंट वाला पार्ट जो है वो पूरा होता है। फिस्कल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है आपको लग सकता है कि मेंस में काम का, लेकिन मैं कह रहा हूं प्री में भी इक्वली काम का है। सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक था जिसको हमने प्योरली मेंस के हिसाब से पढ़ा, प्योरली मेंस में आता है, वो है राजकोषीय प्रबंधन के समक्ष चुनौतियां। बाकी सारी की सारी चीजें प्री में भी पूछी जा सकती है, मेंस में भी। ये जो एक्ट है ये प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हम जो कि चैप्टर 1 जिसको आप कह रहे हो, ये एक्चुअल में चैप्टर 1 नहीं है। पिछली बार के सर्वे की मैं बात करूं तो चैप्टर 1 है, चैप्टर 10 है और चैप्टर 7 का कुछ पोर्शन है। तो ये पिछली बार की तरह मत सोचना कि चैप्टर 1 में इतना टाइम लग रहा है। लग रहा है तो लग रहा है, लगने की तो क्या है, तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 1 के अंदर जो 3 सेगमेंट थे, पहला सेगमेंट जीएसडीपी के डेटा वगैरह जो कि अपन ने पढ़ लिया। दूसरा सेगमेंट डब्ल्यूपीआई सीपीआई वगैरह ये भी अपन ने पढ़ लिया। तीसरा सेगमेंट फिस्कल मैनेजमेंट ये भी अपन ने पढ़ लिया। और अब लास्ट जो चौथे सेगमेंट की तरफ चलते हैं वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं। यदि मैं बात करूं वित्तीय सेवाओं की तो यहां पर राजस्थान में बैंकिंग के डेटा बताए गए इस चैप्टर के अंदर। किसके डेटा बताया गया सर, बैंकिंग के। और एज सच जो ज्यादातर जो स्कीम है वो तो मेंस वाली ही है,
पर यहाँ पर बैंकिंग के कुछ ऐसे डेटा जो कि कोर राजस्थान के डेटा बताए गए वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इंडियन इकोनॉमी वाली चीजें ही यहाँ पर बार बार बताई गई हैं। क्या क्या चीजें हैं पढ़ लेते हैं एक एक करके। यदि मैं बात करूं बैंकिंग की, तो राजस्थान में सबसे पहले बात करते हैं बैंक शाखाओं की। राजस्थान में जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो है लगभग 51%। जिन्होंने इकोनॉमी अभी तक कभी भी नहीं पढ़ी है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो बैंक है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आसान भाषा में, टेक्निकली मैं सही होने की कोशिश यहां पर नहीं कर रहा, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। आसान भाषा में सार्वजनिक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, उसका मतलब आप ये समझ लो सरकारी बैंक। और प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब क्या है, निजी क्षेत्र के बैंक। और फॉरेन बैंक का मतलब क्या है, ऐसे बैंक जो कि विदेशी हैं, जिनके ओरिजिन जो मेन जो है वो कहां पर एस्टेब्लिश्ड है, वो विदेश में मुख्य रूप से स्थापित है। तो और कुछ बैंक होते हैं जिसको हम अपन बोलते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। और एक होते हैं जिसको अपन बोलते हैं पेमेंट बैंक्स। इनको आप डिटेल में कहां पढ़ोगे, तो डिटेल में आप पढ़ोगे इसको इकोनॉमी के अंदर, इंडियन इकोनॉमी में। राजस्थान में बात करें तो हमारे यहाँ पर टोटल जो बैंक है उसमें से लगभग 51% तो क्या है, सरकारी बैंक है। राजस्थान का आदमी भैया सरकारी चीज पर ही भरोसा हुआ है। 51% क्या है हमारे यहाँ पर, सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। टोटल बैंक में से 51% ये है। और लगभग 38% आपके क्या है, निजी क्षेत्र बैंक है। सॉरी 23%। 51% तो क्या है सरकारी, 23% क्या है निजी। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो 19%, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब इनका जो कैटेगराइजेशन है, इनमें क्या अंतर होता है, वो सब आप देखो इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में पढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने हैं, 16%, सॉरी 19%। निजी क्षेत्र बैंक 23%। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कितने, 51%। लघु वित्त बैंक 6.43%। विदेशी बैंक 0.08%। और उससे भी कम पेमेंट बैंक। नाम सुना है आज तक पेमेंट बैंक का, पेटीएम तो सुना है, पेमेंट बैंक बहुत ही कम होता, 0.05। विदेशी बैंक एक डीएसबी करके ऐसे कुछ बैंक होते हैं, वो विदेशी बैंकों में आते हैं, 0.08%। स्मॉल फाइनेंस बैंक 6.43%। रीजनल रूरल बैंक 19%। प्राइवेट सेक्टर के बैंक 23%। और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 51%। अब यदि हम राजस्थान के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसके डेटा को देखें, हमारे राजस्थान के अंदर वित्तीय समावेशन कितना क्या हुआ है उसको यदि हम देखें, तो जमा राशि में जो वृद्धि है राजस्थान में पिछले एक वर्ष में 11% की जमा राशि वृद्धि है। आप लोगों ने जा जाके उसके अंदर ज्यादा पैसा जमा करवाया है, कितना परसेंट, 11%। कितना परसेंट, 11%। एक चीज से इसको लिंक करें, पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी थी राजस्थान की, लगभग कितनी, 11%। पैसा जमा भी कितना ज्यादा करा दिया आप लोगों ने, 11%। जमा राशि में वृद्धि कितनी हुई, 11%। पर कैपिटा इनकम भी लगभग कितनी बढ़ी, 11%। जितनी पर कैपिटा इनकम बढ़ी थी उतनी जाके पैसे क्या करा दिए, जमा करा दिए। राजस्थान सरकार, राजस्थान का आदमी बचत की बात करता ही है। ऋण जमा अनुपात के अंदर जो आपने टोटल लोन ले रखा है और टोटल पैसा जमा करवाया है, उस अनुपात में बात करें तो राजस्थान में 86.92%। यानी कि जितना जमा करवाया जाता है उसका 86% जो वो लोन ले लिया जाता है। भारत में है ये 79। क्या होना चाहिए, लोन ज्यादा मिलना चाहिए बैंकों के लिहाज से, क्या बैंक तो चाहते लोन ज्यादा से ज्यादा लो, 86%। ऋण में वृद्धि राजस्थान में 13% की और भारत में 12.40%। तो ये तीन ऐसे डेटा हैं जो कि पूछे जाएंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा तो नहीं है पर ज्यादा मुश्किल नहीं है यदि अपन याद करें तो। पर कैपिटल इनकम कितनी बढ़ी थी, 11%। जमा राशि भी कितनी बढ़ेगी, 11%। और यहां पर ऋण कितना बढ़ गया, 13%। और ऋण जमा अनुपात कितना, 86.92%। चौथे फैक्ट की बात करते हैं, जनसंख्या और क्षेत्र के अनुसार बैंक शाखा कि हमारे राजस्थान के अंदर बात करें तो प्रत्येक लगभग 9,660 पर व्यक्तियों पर एक बैंक शाखा है। आप यूं लगा लो कि भाई एक गांव के अंदर औसतन, ठीक ठाक गांव है उसमें 2-1,000 लोगों की जनसंख्या होती है, तो इसके हिसाब से 2 × 5 लगभग 5 गांवों में एक बैंक है, ऐसा कह रहा है। 9,660 व्यक्तियों पर एक शाखा है। औसतन 40 वर्ग किलोमीटर में एक शाखा है।
हालांकि मुझे ये फैक्ट्स बहुत ज़्यादा सही तो नहीं लगते, पर मेरे सही लगने से होता भी क्या है, तो औसतन 40 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या है, एक शाखा है और 9,660 लोगों पर है। अब ये साथ साथ ये भी बताता है कि राजस्थान के अंदर ना डिजिटल भुगतान काफी ज्यादा हुआ है, और 100% डिजिटलीकरण का चयन करने के लिए जून 2024 में राजस्थान के सभी जिलों को 100% डिजिटलीकरण हेतु चयनित किया गया। 100% जिलों को डिजिटलीकरण के लिए जो चयनित किया गया। जब मैं बात करता हूं 100% डिजिटलीकरण की, तो क्या ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी पेमेंट किसी भी जिले में कैश में हो ही ना? क्या इसका मतलब ये हुआ? 100% डिजिटलीकरण का तो यही मतलब लग रहा है कि कोई भी पेमेंट कैश में तो हो ही ना। क्या एक्चुअल में ये मतलब है? तो हम कहेंगे जी नहीं। सरकारी हिस्से में जो पैसा खर्च होता है, सरकार जो पेमेंट करती है, वो अधिकतर किस में होना चाहिए? ऑनलाइन होना चाहिए या चेक के थ्रू होना चाहिए, वो कैश नहीं होना चाहिए। वो डिजिटलीकरण के तहत होना चाहिए। 100% डिजिटलीकरण के लिए सभी जिलों को चयनित किया गया। फॉर एग्जाम्पल कि भाई सरकार जो है वो आपके जो है क्या बोलते हैं, ये अनाज वगैरह देते हैं, उसमें कैश रुपए सरकार कोशिश करती है उसमें किसे अपनाया जाए, डिजिटलीकरण को अपनाया जाए। ठीक है ना? तो इस प्रकार की सरकार कोशिश कर रही है। या फिर सरकार के द्वारा जो है वो आपके पैसा ट्रांसफर किया जाता है, पेंशन का, प्रधानमंत्री पीएम किसान का, तो वो सीधे किसमें कर दिया जाए? बैंक खातों के अंदर कर दिया जाए। ठीक है? तो सारी ज्यादातर चीजें जो है किसमें कर दी जाए? सरकार के द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रही लोगों की तरफ, वो ज्यादा से ज्यादा किसमें होनी चाहिए? डिजिटलीकरण के थ्रू होनी चाहिए। इसके लिए जन आधार कार्ड आधारित लेन देन किया जा रहा है। 90,000 कियोस्क मित्र वगैरह लगाए हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, व्यवसायिक संवाददाता, ये क्या होता है? देखो, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब ये होता है कि मान लो राजस्थान के किसी एक गांव का व्यक्ति है, वो शहर में बैंक के अंदर गया, उसको लोन मान लो लेना है, होम लोन लेना है, घर बनाना है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि यार प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, प्रोसेस फॉलो कैसे होती है, कैसे लोन लेना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, कौन सा फॉर्म भरना होता है। ज्यादातर आप बैंकों में जाओगे तो वहां पर बाहर वाली साइड काउंटर पर लकड़ी का तख्ता लगा होगा, उसके ऊपर कुछ कागज जो वो लंबे लंबे से यूं बिखरे पड़े होंगे, और एक पेन जो वो धागे से बांधा गया होगा, उसमें कोई बूढ़ा सा व्यक्ति चश्मा पहने वो यही पूछता मिलेगा, वो किसो फॉर्म भरना है, रुपया कटाण भी किसो फॉर्म भरना है। या फिर वो पूछता होगा कि बैंक कापी अपडेट करानी है, किया उससे अपडेट भी नहीं जानते, मतलब रुपया में खाता में कितना रुपया आ गया किया पता लाग से। वो उनका कहना है कि बैंक कॉपी जो अपडेट करानी है, भले रुपए आए कि नहीं आए, उनको रेगुलर बैंक कॉपी अपडेट करानी होती है। तो मतलब बहुत कम जो है हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए कुछ ऐसे व्यक्ति हों जो कि इन मामलों में लोगों की क्या करें, सहायता करें, वही आपके क्या कहलाते हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कहलाते हैं। जो कि क्या काम करते हैं? वित्तीय समावेशन का उद्देश्य है वंचित और कमजोर वर्गों को वहनीय लागत पर सभी वित्तीय सेवाएं देना है। कौन सी वित्तीय सेवाएं? सेवाओं में खाता खोल सेवाओं बैंकों में खाता खोलना, ऋण, बीमा, बचत, धन प्रेषण और वित्तीय सलाह, ये सब प्रदान करना। बैंक शाखाएं, आउटलेट्स और व्यावसायिक संवाददाताओं के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है ना? तो ये व्यावसायिक संवाददाता मतलब ऐसे लोग जो कि इस मामलों में मदद करते हैं, इससे उनके बदले में उनको कुछ कमीशन मिलता है। ठीक है? तो राजस्थान में इतने इतने व्यावसायिक संवाददाता कार्यरत हैं। क्लियर है बात? व्यावसायिक संवाददाता क्या होता है समझ गए। आगे बढ़ते हैं, और एक योजना का नाम है जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। एक योजना है स्टार्टअप इंडिया, एक योजना है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप मतलब कि खड़े हो जाओ, यानी कि एक ऐसा वर्ग जो कि काफी लंबे समय से बैठा हुआ इन द सेंस कि हाशिए पर स्थित है, जिसको बहुत ज्यादा तरक्की के, खासतौर पर आर्थिक तरक्की के, वृद्धि के उतने अवसर नहीं मिले, उन सब लोगों को सरकार आगे बढ़ाने के लिए, उन सब लोगों को खड़े करने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला, 3 वर्गों के लिए है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला, जिसमें कि इन्हें लोन प्रदान किया जाएगा, ऋण प्रदान किया जाएगा। लेकिन ये जो ऋण है ये नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में लगाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में तो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता ही रहता है। मेन दिक्कत कहां पर है? आप कोई व्यापार नहीं करते, और ओवरऑल जो ग्रोथ है वो तो व्यापार से ही होनी है। इसलिए क्या कहा गया इनको कि आप नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में इस पैसे को लगाओगे, हम आपको ऋण देंगे। सर कितना दोगे? 1 करोड़ तक का ऋण दे देंगे।
और ब्याज भी बहुत ही कम जो है वो लेंगे, 7 वर्षों के लिए दे देंगे। तो ये पूरी बात है आपके स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। यह योजना शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण गैर कृषि हरित क्षेत्र में उद्यम स्थापना हेतु दिया जाता है। गैर कृषि क्षेत्र में, हरित का मतलब यहां पर क्या है कि नया कोई बिजनेस शुरू किया गया है ना। इसमें इंग्लिश में क्या शब्द यूज किया गया इसके लिए? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज है ना। तो मतलब कि नए कोई क्षेत्र के अंदर पैसा खर्च किया गया, उसके लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक। कितने ऋण को कितने वर्षों में? तो 7 वर्षों में लौटाया जाना होता है। और सिडबी ने इसके योजना के प्रचार के लिए क्या किया है, एक पोर्टल भी शुरू किया गया जिसका नाम है www स्टैंड अप मित्रा। तो स्टैंड अप मित्रा मतलब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है जिसका नाम कोई कुणाल कामरा है ना। ये स्टैंड अप मित्रा स्टैंड अप योजना है जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, महिला उद्यमियों को गैर कृषि क्षेत्र में और कोई नए बिजनेस के लिए हरित क्षेत्र के अंदर उद्यम के लिए 1 करोड़ रुपए, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराती है 7 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना देखो ये क्या है कि सरकार के द्वारा पेंशन उपलब्ध करवाई जाती है। किसे करवाई जाएगी? जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मजदूर है, श्रमिक है, उसे। हमारे यहां पर मान लो किसी एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के अंदर, संगठित कंपनी के अंदर कोई वर्कर काम करता है तो सरकार ने उसकी सुविधा के लिए पीएफ वगैरह कई सारे प्रोविजंस कर रखे हैं। लेकिन यदि कोई असंगठित क्षेत्र में है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई किसी एक सामान्य कोई भट्टा है या फिर कोई चेजा चल रहा है, यानी कि कोई मकान बनाने का काम चल रहा है, वहां पर कोई श्रमिक लगा हुआ है, उसकी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके बुढ़ापे में क्या होगा उसका तो कोई अता पता ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो ये किया जाए कि अभी उससे थोड़ा थोड़ा पैसा भरवा लो। अभी कब? जब उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, थोड़ा थोड़ा पैसा भरवा लो। और जब वो 60 वर्ष से अधिक का हो जाए तो उसको पेंशन के रूप में वापस लौटा देना। तो इसमें जो है सरकार 18 न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष तक के व्यक्ति को कुछ पैसा लेगी और 60 वर्ष का जब वो हो जाएगा उसके बाद में उसे गारंटी शुदा पेंशन प्राप्त होगी 1,000 से लेकर 5,000। अब कितनी होगी? 1,000 होगी, 5,000 होगी, ये डिपेंड करता है उसने कब ज्वाइन किया था और महीने के कितने रुपए डालने शुरू किए थे। मान लो किसने 18 वर्ष से शुरू कर दिया तो उसको तो लगभग लगभग 5,000 के आसपास को 4,000, 4,500, 5,000 ऐसे रुपए मिलेंगे। तो इस योजना को कहा जाता है अटल पेंशन योजना। याद रखना लक्ष्य समूह क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, न्यूनतम 18 वर्ष आयु और अधिकतम 40 वर्ष आयु। पेंशन लाभ 60 वर्ष की आयु के पश्चात गारंटी शुदा पेंशन प्राप्त होती है। और न्यूनतम कितने? 1,000 रुपए प्रति माह, अधिकतम कितने? 5,000 रुपए प्रति माह। राज्य के लिए डीबीटी योजना। देखो राजस्थान सरकार डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में खूब पैसा बचाने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार भी यही काम कर रही है। राजस्थान सरकार ने इसके लिए एक अलग से बोर्ड तक बना दिया है। तो बस वही सब बात है कि राज्य के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी। अच्छा, जिसने इकोनॉमी नहीं पढ़ रखी कभी भी उनको मैं बता दूं कि डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सर, इसका मतलब ये होता है कि भाई पहले क्या होता था, पैसे किसी के थ्रू मिलते थे, कोई कूपन के थ्रू हो गया या कोई कैश हो गया। लेकिन सरकार ने कहा इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि राजीव गांधी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, बताते हैं कि भाई 100 रुपए यदि पहुंचते हैं तो नीचे यदि 1 रुपए यदि पहुंचता है तो नीचे तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं। उसी तरीके से भाई करप्शन बहुत ज्यादा होता है। सरकार ने कहा कि हम सीधे बैंक खाते में डाल देंगे। किसके बैंक खाते में? जो लाभार्थी है उसके बैंक खाते में। इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सीधे उसी के खाते में डाल देना। जैसे पीएम किसान का आज के समय में जो पैसा आता है सीधे उसी के खाते में आता है। तो बस वही सेम बात यहां पर चल रही है। तो राज्य के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। तो राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड बनाया गया है। कब बनाया गया? तो ये 5 अक्टूबर 2021 से प्रभावी हुआ। कब से प्रभावी हुआ? 5 अक्टूबर 2021 से। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? चीफ सेक्रेटरी।
अध्यक्ष कौन होगा इसका? चीफ सेक्रेटरी, 5 अक्टूबर 2021। ठीक है। राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित मापदंडों के समयबद्ध कार्यान्वयन की निगरानी करता है। क्या करेगा? तो भाई डीबीटी योजनाओं की पहचान करना, उनकी देखना कि और कौन कौन सी योजनाओं के अंदर हम डीबीटी लागू कर सकते हैं, तो उनकी पहचान करना, उनको इंप्लीमेंट करवाना। आधार अधिनियम की धारा 7 या 4 के तहत राज्य योजनाओं की अधिसूचना, कौन कौन सी जो है नोटिफिकेशन निकले हैं नई नई स्कीम्स के, उसका जो है वो एक अधिसूचना रखना, तो वो सारे काम। सर्विस प्लस या राज्य किसी ने पोर्टल के माध्यम से डीबीटी योजनाओं की प्रक्रिया का संपूर्ण। तो कुल मिला के एक ही बात को ये अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के कह रहे हैं कि जो डीबीटी सलाहकार बोर्ड है, जो कि 5 अक्टूबर 2021 को बना, जिसके अध्यक्ष जो मुख्य सचिव होते हैं, उसका मेन पर्पज ये है कि राजस्थान के अंदर डीबीटी को ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। पहले तो आप ये जान लो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि हमने जो 7 पिलर्स पढ़े थे उसमें भी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात कही गई थी। यदि हम इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ते हैं तो लगभग वही सातों बातें कही गई हैं जो शुरुआत में हमने कही थी। क्या कही थी? ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि आर्थिक वृद्धि, जो कि हम कह रहे हैं $350 बिलियन हमें करनी है। दूसरा सेक्टोरल, यानी कि क्षेत्र के आधार पर वृद्धि, तो एग्रीकल्चर में कितनी क्या है और जो आपके इंडस्ट्री में कितनी वृद्धि, और ये सब चीजें। फिर उसके बाद हमने कहा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो बार बार कह रहे पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना। उसी में एक आया था फाइनेंशियल सर्विसेज, तो अपन ने फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर लिया। उसमें से एक आया था फिस्कल मैनेजमेंट, राजकोषीय प्रबंधन, वो भी डिस्कस कर लिया। और अभी एक शब्द आया है क्या? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और एक शब्द आया था क्या? प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो ये सातों के सातों वही पॉइंट है जो कि हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़े। तो ये 7वां जो पॉइंट आता है वो क्या आता है आपके? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब होता है सभी लोगों को समावेशित करते हुए, सभी लोगों को समान रूप से उसमें शामिल करते हुए। यदि किसी एक क्षेत्र का विकास ना हो, यदि किसी एक जाति का विकास ना हो, यदि किसी एक धर्म का विकास ना हो, यदि किसी भी कोई एक क्षेत्र विशेष का विकास ना हो, तो उसे हम समावेशी विकास नहीं कहेंगे। ऐसा जो विकास है, ऐसा जो डेवलपमेंट है, बहुत आगे देश को नहीं लेके जा सकता। कोई एक निश्चित वर्ग 2-3% जो लोग हैं वही लगातार आगे 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 बढ़ते रहें तो ओवरऑल फायदा तो होता है दूसरे लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में खाई जो है उत्पन्न करता है। इसलिए ये जो देश है वो बहुत ज्यादा लंबा आगे चलेगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम होती है। इसलिए कहा गया समावेशी विकास, यानी कि सब लोगों को शामिल करते हुए क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए? तो सरकार ने समावेशी विकास के 10 संकल्पों को अपनाया है। राजस्थान ने समावेशी विकास के लिए क्या किया है? 10 संकल्पों को अपनाया है। कौन से हैं वो 10 संकल्प? याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। 10 चैप्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे के, वही 10 संकल्प हैं। जो 10 चैप्टर हैं वही 10 संकल्प हैं, लगभग वही है। पहला चैप्टर इकोनॉमी को लेकर $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था। दूसरा चैप्टर बुनियादी ढांचे का विकास। तीसरा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कि जीवन की गुणवत्ता बुनियादी रूरल डेवलपमेंट। चौथा चैप्टर कृषि विकास। पांचवा चैप्टर औद्योगिक विकास। छठा चैप्टर पर्यटन कला। सातवां चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आठवां चैप्टर मानव संसाधन। नौवां चैप्टर सामाजिक सुरक्षा और 10वां चैप्टर सुशासन। तो इस तरीके से सरकार ने समावेशी विकास के 10 संकल्प बताए हैं। वो 10 संकल्प कुछ भी नहीं है, केवल चैप्टर्स के नाम है। एक तरीके से जो चैप्टर्स जो है इकोनॉमिक सर्वे के 10 वही बता दिए सरकार ने, किस नाम से? समावेशी विकास के संकल्प के नाम से। आपको इनको याद रखना है क्या? अरे पूरा सर्वे पढ़ोगे तो 10 के 10 चैप्टर आपको वैसे ही याद हो जाने हैं। पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मुश्किल से 5 घंटे की क्लास शुरू हुई है, अभी तो 30 घंटे की क्लास होनी है सर्वे की। और 30 घंटे में आप इनको कोई 10-10 बार पढ़ लोगे। फिर उसके बाद में एक रिवीजन क्लास और होगी 6-7 घंटे की, तो आप चिंता मत करो। और जो मेंस वाले हैं वो तो सिर्फ रिवीजन क्लास देख लेना भले, लास्ट के अंदर टाइम मिले तो देख लो इसको, बाकी तो रिवीजन क्लास से भी काम चल जाएगा। अब हम एक बात करते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। देखो भाई, समावेशी विकास के कौन कौन से 10 संकल्प हैं ये आपको याद रह जाएगा। अब हम चलते हैं छोटे से अगले टॉपिक पर, जो कि है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स।
देखो एक इंडेक्स विश्व स्तर पर निकाली जाती है जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कितना क्या गरीब है, ये सारी चीजें चेक की जाती है। और इस गरीबी के अंदर ये देखा जाता है कि 3 आयामों के आधार पर देयर आर 3 डायमेंशंस, और उसमें कितने पैरामीटर होते हैं, 10 पैरामीटर्स होते हैं। 10 पैरामीटर के आधार पर और 3 डायमेंशन के आधार पर गरीबी देखी जाती है कि भी किसी देश में कितनी क्या गरीबी है। उसी आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स राज्यों का भी निकाल दिया गया नीति आयोग के द्वारा। ये तो निकाला जाता है वैश्विक स्तर पर, जिसमें 3 आयाम होते हैं और 10 इंडिकेटर होते हैं। ऐसा ही राज्यों का भी एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकाल दिया गया, किसके द्वारा, बाय नीति आयोग। इसके अंदर जो है थोड़ा सा चेंज ये था कि इसमें 3 आयाम थे और 12 सूचकांक थे। कितने सूचकांक थे, 12। इसमें कितने थे, 10। इसमें कितने होते हैं, 12। जो भारत सरकार ने, नीति आयोग ने बनाया, उसके अंदर कितने सूचकांक होते हैं, 12। क्या क्या है, देखो भाई। सबसे पहले जो 2 सूचकांक हैं स्वास्थ्य के अंदर, 3 सूचकांक है। पहला है पोषण, न्यूट्रिशन, दूसरा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और तीसरा है आपके मैटरनल हेल्थ। किसी भी देश की गरीबी चेक करनी है तो उस देश के अंदर न्यूट्रिशन कैसा क्या कुछ मिलता है वो चेक कर लो, वहां के जो मदर्स हैं, माताएं हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है वो देख लो, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि ऐसे कितने शिशु हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी जन्म के 1 वर्ष के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी चीजें चेक करके देखा जाता है। शिक्षा में बात करें तो स्कूल जाने वाले वर्ष और स्कूल में उपस्थिति वाले वर्ष, और जीवन निर्वाह स्तर की बात करें तो 7 बातें हैं वहां पर। कितनी बातें हैं, 7। तो इस तरीके से ये टोटल कितने पैरामीटर हो गए, 12 पैरामीटर जो हो गए। यदि मैं बात करता वैश्विक स्तर वाली जो इंडेक्स है उसमें 10 पैरामीटर हैं। कौन से 2 नए, अपने इंडिया वाले में कौन से 2 नए जोड़े हैं, एक तो ये जोड़ा है बैंक खाता, और एक ये जोड़ा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। बाकी 10 के 10 सूचकांक वही है, इंडिकेटर वही है जो कि वैश्विक वाले हैं। सुनो भाई, फिर से पूरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहां पर जो इंडेक्स निकाला गया उसमें 3 डायमेंशन है। सबसे पहला स्वास्थ्य, स्वास्थ्य में देखते हैं कि किसी देश में पोषण कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है। दूसरा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और तीसरा मैटरनल हेल्थ, मातृत्व स्वास्थ्य। ये 3 चीजों के आधार पर देखा जाता है। वैश्विक स्तर वाली जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें ये नहीं होता है। दूसरा शिक्षा, शिक्षा में स्कूल जाने वाले बच्चे और उनकी उपस्थिति, स्कूल जाने वाले बच्चे और उनकी उपस्थिति, स्कूल जाने वाले वर्ष और उनकी उपस्थिति। फिर आता है कुछ सामान्य सेवाएं, सामान्य सेवाओं में 7 है, 7 में एक एक्स्ट्रा है, वो कौन सी है, बैंक। अब देखो किसी भी व्यक्ति को ये देखना है कि वो गरीब है कि नहीं है, या फिर गरीबी की तीव्रता क्या है, तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले देखो उसका घर कच्चा है या फिर पक्का है। फिर देखो उसके पास क्या पीने का पानी है या फिर नहीं है, क्या शौचालय वगैरह है या फिर नहीं है, क्या घर पर लाइट वगैरह है कि नहीं है, ईंधन है कि नहीं है। फिर एक इन्होंने कह दिया कि बैंक खाता है या फिर नहीं है। इस प्रकार की चीजें चेक करनी होती है। तो क्या क्या कह रहे हैं ये, खाद्य, ईंधन, स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय, पक्का मकान, परिसंपत्ति और बैंक खाता, ये 7 चीजें। तो टोटल कितनी चीजें हो गई, 12 चीजें। इस आधार पर यदि देखा जाए तो राजस्थान के लोगों की जो गरीबी है वो है 15%, या फिर कहें 15.31%। वर्ष 2023 में राजस्थान का जो एमपीआई था वो कितना था, 15.31%। और राष्ट्रीय औसत कितनी थी, 14.96%, 14.96%। सबसे कम किसका था, सबसे कम था केरल का 0.55%, सबसे ज्यादा था बिहार का, झारखंड का। इनमें गरीबी सबसे ज्यादा है 33.76%, और इधर केरल में 0.55%। राजस्थान के अंदर कितनी, तो 15.31। नेशनल एवरेज कितना, 14.96। ठीक है, तो इसी के साथ अपना चैप्टर 1 जो है कंप्लीट होता है। ये समावेशी विकास वाली बात और राजस्थान बजट वाली सारी बातें अपन कर चुके हैं। क्या क्या बातें कर चुके हैं, तो राज्य की जीएसडीपी कितनी हो जाएगी, 19,89,000 लगभग आई है ना, लगभग लगा लो।
और 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 350 बिलियन डॉलर, इसमें जो है प्रतिशत वृद्धि कितनी थी, 16.75%। और ये दोनों तीनों बात इतने कोई काम की है नहीं। तो इसी के साथ अपना चैप्टर 1 जो है वो होता है कंप्लीट। अगली क्लास में जब अपन मिलेंगे तो इस चैप्टर 1 को रिवाइज करेंगे और चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आपको 2 दिन बाद पूरे सर्वे के नोट्स एक साथ दे दिए जाएंगे, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को तो पूरी तरीके से अपडेट करके और बाकी पूरा जो नोट्स है वो एक साथ दे दिए जाएंगे। प्रिंट आउट निकलवाना नहीं निकलवाना आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।